है दादा, ये लो। अच्छा, ये लो। अब दिखा है ना स्टॉप रिकॉर्डिंग। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर बाद में। ये वाला टूट भी नहीं रहा है, लेकिन टाइमिंग, टाइमिंग अब रेट आ रहा ये रेड आ रहा है ना। है। ठीक है, चलो। ये देवो को चलेगा। अच्छा चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आशा करते हैं। अच्छा देखो, कमोडिटी मार्केट में, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट में ना हम लोग रिसेंटली एक बार सारे कमोडिटी को एक बार कवर अप किए हैं। लेकिन जिन लोगों का हो चुका है, जिन लोगों का अभी फ्रेशली स्टार्ट हो रहा है, हम लोग एकदम फ्रेशली पढ़ेंगे सर। आज मोस्ट प्रोबेबली मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा गोल्ड से ही स्टार्ट करेंगे, फ्रेशली एकदम A to Z बेसिक से बेसिक चीज़ों का जवाब देंगे। और साथ में थोड़ा मार्केट एनालिसिस जैसे रेगुलर एक करते हैं उसको भी करेंगे। पहले मार्केट एनालिसिस देंगे, उसके बाद बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, गोल्ड वगैरह सब बताएंगे। बस एक चीज़ मुझे अ, बीच में एक बार कवर करना है। जो लोग कमोडिटी मार्केट थोड़ा देरी से मैंने पहले से पढ़ रहे हो, उनके लिए बस एक चीज़ है कि मैंने एग्रीकल्चरल कमोडिटी में अभी तक एक भी बात नहीं किया। वो मैं बीच में दो चार एग्रीकल्चरल कमोडिटी लूंगा सर। लेकिन करेंटली मैं एग्रीकल्चरल में नहीं जा रहा हूँ। मे बी नेक्स्ट वीक या उसके बाद कभी भी मैं एग्रीकल्चरल, मैंने एग्री कमोडिटी बोलते हैं उसको लेंगे। बट उससे पहले बेसिकली जो क्रूड ऑयल, गोल्ड, मैंने जिसको बेस मेटल्स या क्या बोलते हैं उसको, लाइक बुलियंस, ठीक है, यही सब चीज़ों में मेनली कमोडिटी मार्केट काम करता है। और मैंने रिसेंटली एक बार सारा टॉपिक कवर किया किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए एकदम फ्रेशली आज स्टार्ट हो रहा है। मान के चलो आप कि उसमें मैं आज गोल्ड से स्टार्ट करूँ। ऐसे एक कमोडिटी मार्केट का एक सुविधा क्या है कि ईच एंड एवरी कमोडिटी इंडिविजुअल है। आप किसी एक को जानो तो उसके ऊपर बेस करके आपको उसी पर्टिकुलर स्टॉक मैंने कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हो और उसका फायदा आप उठा सकते हो। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आपको अच्छा लगेगा देख के कि अगर आप लोगों ने ट्रैक किया तो बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने से मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी लास्ट वीक का सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रेशर करके लास्ट वीक पढ़ाया था आप लोगों को, प्रेशर देके कि सर बहुत जोर का कुछ आने वाला है, बहुत जोर का कुछ आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत जोर का जो मैं बोल रहा था, ये दुर्गा पूजा से पहले, कॉमोडिटी क्लास इससे पहले जो हुआ था वो दुर्गा पूजा से पहले हुआ था। तो वो डेट था सर 6 तारीख। महालय में दिन था। नहीं नहीं, महालय के बाद ही था। दुर्गा पूजा का छुट्टी गिरने के पहले वाला 5 तारीख। ठीक है, 5 तारीख वाला डेट। ठीक है, तो 5 तारीख में क्या हुआ था कमोडिटी मार्केट में, और मैंने जो बोला था आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फ्रेशली टॉपिक समझाना स्टार्ट करता हूँ। चलो, गुड इवनिंग गीतिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बार आप लोग याद करो 5 तारीख, जिस दिन मैंने बहुत प्रेशर देके बोला था कि चेक करो चेक करो, बहुत कुछ होने वाला है, ऑब्जर्व करो। तो शनिवार को बोला था, उसके बाद 7 तारीख से मार्केट खुला था। तो जस्ट वेट एंड वॉच हुआ क्या था। अगर आप लोगों ने लिया नहीं है तो पछताओगे। देखो सर, मैं बात कर रहा था कब, 5 तारीख, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बोला था कि गोल्ड में एंड सिल्वर में स्पेशली, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर में स्पेशली मैं बोला था कि आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है। और मैं बोला था सही एंट्री मिलने से झिझकना नहीं, क्योंकि ग्रोथ तो पूरा दिख रहा है। और मजा का बात है, 7 तारीख और 8 तारीख गोल्ड में रिकवरी हुआ है, माने करेक्शन हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। लेकिन जस्ट देखो सर, 8 तारीख में से लेके 11 तारीख तक गोल्ड पूरा साइडवेज चला। ये गोल्ड का दिसंबर फ्यूचर है, ठीक है, पूरा साइडवेज चला। लेकिन उसके बाद आप देखो कि ऑलमोस्ट 75,000 से ये जो गैप अप देना स्टार्ट किया, 77,830 में जाके रुका है। और ये घटना घटने में कितना दिन लगा, एक हफ्ता। आज 19 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं। 7 तारीख में मैं 5 तारीख पढ़ाया था, 7 से लेके 11, 4 दिन में घटना घट गया था।
और मैं बहुत ज्यादा बुलिश था रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत ज्यादा। मैं बोला था कि मार्केट में सीरियसली गोल्ड में कुछ होने वाला है। बहुत लोग मुझे उस दिन बोल रहा था नहीं दादा ऑलरेडी 75,000 तो दिख रहा है और कितना जाएगा। तो मैं बोला था कि जाने के पीछे रीजन है, और मैं रीजंस भी बताया था कि क्या क्या रीजंस मेनली गोल्ड को और पुश कर सकता है। अब कोई बोलेगा, अब उस टाइम पे जो लोगों ने मेरा बात नहीं सुना, अब मेरे को खराब क्या लगता है जानते हो, मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। जब मैं किसी चीज के बारे में एनालिसिस देता हूँ तब लोग उस चीज को ना तो देखता है, और अगर किसी को इनकम करना है ना तो वो उस टाइम पे पोजीशंस लेता है। नेक्स्ट दिन जब ये चीज हो जाता है और मोमेंटम दे देता है, फिर वो पूछते हैं सर आगे क्या होगा बताओ। अरे भाई जब मेरे को प्रॉपर कन्विक्शन था, जब मैं बहुत ज्यादा बुलिश था, उस टाइम पे आप मेरी बात को क्यों इग्नोर किए। अब जब ये साइडवेज या डोजी बना रहा है अब तो थोड़ा चिंता देगा ना। यानी अभी भी क्या गोल्ड में बुलिशनेस है, ये थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि अभी ये थोड़ा ज्यादा ही हायर रेंज में चला गया। लेकिन हाँ, स्टिल देयर आर सर्टेन पॉजिटिविटी। मैं आपको रीजंस के साथ बता दे रहा हूँ कि क्या क्या रीजंस गोल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, कि ऐसा अच्छा गोल्ड में जैसे ये फर्स्ट टाइम कमोडिटी पड़ रहा है, इनको थोड़ा लग सकता है कि अगर गोल्ड 75,000 से 77,700 800 तक गया है तो क्या इनकम जनरेट हुआ होगा सर। ठीक है सर, ये जो कमोडिटी मार्केट है, आप लोगों को एक चीज बता दूं कि कमोडिटी मार्केट में पैसा जो कमाया जाता है इसका कोई स्पॉट मार्केट नहीं होता। जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग इंडिविजुअल शेयर खरीद सकते हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे लास्ट दिन मैंने आप लोगों को 10-12 शेयर का एक लिस्ट दिया था, उसमें पहला 3 शेयर दिया था स्ट्रॉन्ग बाई के लिए। अब वो तीनों शेयर देखो, जो मैं तीनों शेयर स्ट्रॉन्ग बाई बोला था, मेरा एनालिसिस था, वो तीनों शेयर में आप देखो कितना ग्रोथ दिया है उसी दिन में। चेक कर लेना, मैं आज ग्रुप में पोस्ट भी किया, स्क्रीनशॉट भी दिया। ठीक है, बाकी जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग बाई नहीं बोला लेकिन नॉर्मल बाई भी बोला, वो भी कुछ खराब परफॉर्म नहीं किया। आप आगे आगे चेक कर सकते हो, और उसमें आप शॉर्ट टर्म पोजीशंस ले भी सकते हो अगर आपको टेक्निकली समझ में आता है तो। नाउ पॉइंट इज दैट कि सिमिलर काइंड ऑफ मैं लास्ट वीक गोल्ड एंड सिल्वर में 5 तारीख के क्लास में बोला था कि सर मुझे गोल्ड एंड सिल्वर में प्रॉपरली एक मौका दिख रहा है। अब इसमें गोल्ड सिल्वर या कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, एक सेकेंड सर, आप लोगों को थोड़ा प्रॉफिट कैलकुलेशन सिखा दूंगा तो थोड़ा सुविधा होगा। प्रॉफिट कैलकुलेटर, एक सेकंड, प्रॉफिट कैलकुलेटर कहाँ से लगा। तो ये हम्म स्मार्ट कैलकुलेटर ये स्मार्ट कैलकुलेटर अलग चीज है। ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। नहीं, डिलीवरी इक्विटी कमोडिटी कहाँ, नॉट दिस वन। एक प्रॉफिट कैलकुलेटर काफी अच्छे से ये लोग देता है सर। ये भी नहीं, ये तो मार्जिन है। इसमें ये पता चलता है कि मेरा मार्जिन कितना लगेगा, लेकिन एक रहता है प्रॉफिट का। ये वाला इसमें हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ सर। इसमें एक्चुअली क्या होता है कमोडिटी में, ये कमोडिटी का ही है सर। ठीक है, देखो कमोडिटी में ही रखा गया है। कमोडिटी में ये आप जीरोधा में मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको जीरोधा में चेक करता हूँ, लेकिन आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में यूज कर सकते हो। सबका अपना अपना होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें जीरोधा का थोड़ा सा अवेलेबल है, उसमें समझाने में या दिखाने में इजी होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म दिखाते हैं, सबका है। बट मैं पढ़ाने के टाइम पे जो मेरे को सामने मिलता है मैं उससे दिखाता हूँ, मेरा ऐसा कोई रूल्स नहीं। ठीक है, आप कोई सोचेगा जीरोधा से दिखा रहा है तो यही होता है, ऐसा नहीं। रूल्स जो है वो पूरा मार्केट के लिए, अब चाहे वो जीरोधा का डेटा यूज करो या आप स्टॉक्स का यूज करो या मोतीलाल का यूज करो, डजेंट मैटर।
कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर ऑल। ये ब्रोकिंग फर्म का ब्रोकरेज सबका अपना अपना होता है, ठीक है। वो ब्रोकरेज चार्जेस का आप देख लेना, वो ब्रोकिंग फर्म का, बाकी जो चार्जेस है वो सबका सेम है, ठीक है। ब्रोकरेज सिर्फ अपना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कमोडिटी में क्या होता है, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है। तो गोल्ड में जो 75,000 से 77,000 में, 75,000 से 77,800, करीब करीब 2,500 के आसपास का जो मोमेंटम दिया है, मैं इसका हर एक रीजन बताऊंगा। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्लास करते हैं ना, इनको एक चीज दिखाना पड़ता है मुझे कि सर पैसा बताओ कितना कमा सकते थे, इसलिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं रीजन, एक्चुअली मैं पैसा बताने में कम विश्वास करता हूँ और समझाने में ही ज्यादा विश्वास करता हूँ। लेकिन क्या है ना, आजकल मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा पैसा भी देखो, नहीं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, पैसा का बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पैसे के लिए ही पढ़ने आते हैं क्या बोलेगा सर। चलो देखो, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का एक्चुअली 4 वर्जन अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा एमसीएक्स का चीज है। जीरोधा तो जस्ट एक ब्रोकर है, जीरोधा को इग्नोर कर सकते हो करेंटली। अगर आपका जीरोधा अकाउंट है तो जीरोधा में ट्रेड करो, वो अलग बात है। लेकिन ये सारा चीज होता है एक्सचेंज के थ्रू से। एक्सचेंज का नाम क्या है, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका दो है, एक एनसीटीएक्स बोल के होता है, एक एमसीएक्स बोल के होता है। फिलहाल मैं गोल्ड का 4 वर्जन में जो मेन गोल्ड है उसमें क्लिक करता हूँ। मेन गोल्ड थोड़ा महंगा होता है, कम से कम 5 लाख 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपको गोल्ड का नॉर्मल गोल्ड महंगा लगता है तो आप गोल्ड मिनी में जा सकते हो, जो 30-40 हजार में या 20 हजार में भी हो सकता है। उससे भी कम में गोल्ड गिनी एंड गोल्ड पेटल आता है। लेकिन गोल्ड का ग्रोथ का कारण सबके लिए सेम ही होता है। ये जो छोटा छोटा वर्जन दिया है ये रिटेल, हम लोग आप जैसे लोगों को ट्रेड करने के लिए दिया, ठीक है। तो मैं गोल्ड मेन में ही क्लिक करता हूँ। गोल्ड कहाँ से कहाँ तक गया सर, 75,000 से। ये मेरा 5 तारीख का एनालिसिस है, इसलिए मैं इतना ज्यादा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 75,261 से 77,800, है ना। देख लो, 75,250 अगर ये मेरा बाइंग पॉइंट है, और 77,850 50। एक लॉट ही आप ले लो। टर्नओवर तो इतना है, टर्नओवर को इग्नोर करो। इस ट्रेड में आपका टोटल प्रॉफिट है सर 2,58,625 टका। ये प्रॉफिट है आपका। सर इसमें कितना पैसा लगता होगा सर, इसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट है, अब यहाँ पर तो गोल्ड का दिसंबर फ्यूचर देख रहा है ना, अब इसको बाई करने जाओ, आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। इसको मार्जिन कैलकुलेटर बोलते हैं। तो इसमें मोटा मोटी आज के डेट में दिखा रहे हैं सर, क्योंकि दाम थोड़ा बढ़ गया है लॉट का, तो 7,15,287 टका बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब दाम थोड़ा 75,000 में था, इससे कम लगा होगा। तो मैं जो 5 लाख 6 लाख आपको बोला, अप्रोक्स 6 लाख भी अगर आपका लगा था या 5.5 लाख लगा था, तो 5.5 लाख से ये 7,15,000 करेंट डेट है। तो जब बने 5 तारीख, 7-8 तारीख या 10-11 तारीख में जब से मोमेंटम दिया है गोल्ड, और उससे लेके 19 तारीख के बीच में जो 2,500 पॉइंट में ये मोमेंटम दिया है, इसमें आपका मिनिमम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 से 6 लाख, और ये आपका प्रॉफिट कितना दिखा रहा है सर, 2,58,625। तो आप जस्ट बोलो मुझे कि 5 लाख या 6 लाख डाल के 2,85,000 कमाने में कितना समय लगा। अच्छा, ये कोई मैं तुक्का नहीं बता रहा सर, हाँ। जो लोग लास्ट क्लास किए हैं या फिर जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता चल जाता है कि आखिर रेगुलर बेसिस में किस तरह से बातें होते हैं और एनालिसिस किस तरह से दे जाने का कोशिश किया जाता है। इस बात को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। मैं जबरदस्ती कोई भी चीज थोपता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग डेली बेसिस में एनालिसिस को सुनते हो और उस चीज को होते हुए देखते हो, तो एक्साइटमेंट जाहिर सी बात है ना। एक्साइटमेंट करना चाहिए, हक है कि नहीं है, ठीक है। सो अब कोई बोलेगा सर 5 लाख कहाँ से लाऊं, कोई बात नहीं सर, 5 लाख कहाँ से लाऊं वो अलग बात है। आपको 5 लाख का दूसरा चीज भी है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो गोल्ड 2,500 पॉइंट में मूव किया है, पर 1 टका मार्केट बढ़ने के कारण गोल्ड में 100 रुपया इनकम होता है। सर अगर डिसीजन गलत होगा, एनालिसिस गलत होगा, तो 100 रुपया लॉस भी होगा। सही हुआ है तो मजा ले रहे हैं, रॉन्ग होने से 2.5 लाख का लॉस भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, उतना लॉस होने से पहले हम निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। उतना तक जाएंगे नहीं, अगर मोमेंटम समझ में नहीं आता है तो बंदा पहले निकल सकता है। लेकिन ये सब चीजों में ना जब श्योर शॉट होते हैं तभी करना चाहिए, और श्योर शॉट होने के पीछे रीजन है। लास्ट क्लास अगर आप सुनोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला, क्या सही नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो 2.5 लाख का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या था वो लास्ट दिन बोला था, और आज भी मैं बताऊंगा। अच्छा, आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, ये सर नॉर्मल गोल्ड की जगह गोल्ड मिनी ले लो आप।
और सेम काइंड ऑफ मोमेंटम आपको गोल्ड मिनी में भी देख सकता है। क्या करना है, ये देखो, इसमें लिखना है आपको, कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जो कमोडिटी देता है, आपको जस्ट लिखना है गोल्ड एम। ठीक है, देखो आप गोल्ड एम का नवंबर फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है, या दिसंबर फ्यूचर भी दिख रहा है। तो गोल्ड एम का नवंबर फ्यूचर अगर आपको आज के रेट में बाई करना है, ऑलमोस्ट दाम सेम जगह में ही है। इसका कितना पैसा लग रहा है आपको? 71,000। कहाँ 7 लाख और कहाँ 71,000, तो ह्यूज डिफरेंस। लेकिन 71,000, लेकिन इसका एक चीज है कि इसका जो मैंने गोल्ड मिनी का, एक मिनट, गोल्ड मिनी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, सेम बिहेव करेगा। ये देखो, ये गोल्ड मिनी है, लुक एट दिस, गोल्ड एम है, मिनी में एम दिखाते हैं और बड़ा में सिर्फ गोल्ड दिखाते हैं। तो गोल्ड मिनी भी सेम बिहेव किया, जस्ट जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली एक सेम। कैंडलस्टिक्स में कोई चेंजेस नहीं, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं, और एग्जैक्टली मार्केट थोड़ा सा करेक्शन किया और मैं बहुत श्योर था कि गोल्ड बहुत बढ़ेगा, और सीधा 75,000 से एग्जैक्टली 77,000, ये 180 तक गया है। वो 77,850 तक गया है, ये 180 तक गया है। और इसका मोटा मोटी एंट्री पॉइंट या गैप अप पॉइंट था 74,824। अब इसमें देखो 74,824, देखो एग्जैक्टली लेने के टाइम पे थोड़ा बहुत चेंजेस तो हो ही जाता है, बट ओवरऑल 77,180। ठीक है, क्वांटिटी एक है, कितना प्रॉफिट हो सकता था? 23,381। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 60-65 हजार के आसपास। ठीक है, श्योर शॉट था सर, इसलिए दिखाऊं। ठीक है, अच्छा, ये था फ्यूचर। अब सेम टाइम फ्रेम में आप ऑप्शन भी कर सकते हो, इसमें तो आपको और कम पैसा लगेगा। कैसे पता करेगा? ये जो गोल्ड एम है, इसका सी माने क्या होता है? जैसे हम लोग स्टॉक में देखते हैं, सी माने कॉल ऑप्शंस होते हैं और पी माने पुट ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में नॉर्मल स्टॉक मार्केट में भी हम लोग यही चीज सिखाते हैं कि जब आपको बुलिशनेस दिमाग में समझे तो कॉल ऑप्शंस खरीदना चाहिए। तो गोल्ड का अक्टूबर का फ्यूचर ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, अक्टूबर नॉर्मली मंथली एक्सपायरी चलता है, 3 मंथ का भी एक्सपायरी दिखता है इसका। ठीक है, लेकिन अक्टूबर में अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि करेंटली अक्टूबर ही चल रहा है, तो ज्यादा होल्ड, अगर पहले पहले इतना समझ में नहीं आते तो ज्यादा होल्ड करने का जरूरत नहीं है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता होल्ड करो, टेक्निकल एनालिसिस समझो और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट समझो और पैसा कमाओ। और अगर मेरा क्लास सुनते रहते हो तो ऑटोमेटिकली एक आइडिया आपको जनरेट होता रहेगा। ठीक है, 99% केस में, 90%, 9% अगर ज्यादा बोल दिया तो 90% केस में सही हो जाता है ना? हाँ, नहीं होता? होता है। अच्छा, गोल्ड एम पे कितना लेना चाहिए था? अगर किसी ने 76,000 या 77,000 का भी खरीद के रखा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ सर, 77,000 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये कब ट्रेड करना चाहिए था? 10-11 तारीख के आसपास। ठीक है, मैं जस्ट आपको प्रीमियम का ग्रोथ दिखाना चाहता हूँ, देख लो। 10-11 तारीख के आसपास मार्केट एकदम साइडवेज में था। मार्केट क्लोज हुआ 10 तारीख, 11 तारीख से मार्केट में क्या आया? गैप अप आया। उस टाइम पे मोटा मोटी आपका प्रीमियम कितना था? 211 टका। ठीक है, और हाईएस्ट कितना गया? 435। ठीक है, तो 211 से 435 में इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ, अगर गैप अप से पहले ही कोई लिया है 170 से 435 भी बोल सकता हूँ मैं। चलो ओवरऑल एक काम करते हैं, 200 से 435 मैंने अप्रोक्स 200 पॉइंट का मूवमेंट मान लेता हूँ। ठीक है, तो 200 रुपया यहाँ पर प्रीमियम में ग्रोथ है आपका अप्रोक्स। ठीक है, एग्जैक्टली तो टाइम नहीं होता है, बट जैसा हम लोगों का एनालिसिस था एग्जैक्टली हुआ है। तो 200 पॉइंट का अगर मूवमेंट आपका ऑप्शंस में होता है, तो आप यहाँ से कितना पैसा लेके घर जा सकते हो? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना है कि इस ऑप्शंस को खरीदने में मोटा मोटी कितना लग जाता है। सर एक लॉट अगर उस टाइम पे जो चल रहा था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा कम ही होगा। ये तो करेंटली 77,000 तो मार्केट चल रहा है, और जिस टाइम पे ये 10 तारीख 11 तारीख के आसपास इसका दाम तो इतना नहीं था, क्योंकि तब तो प्रीमियम का प्राइस कम था। तो ये 3,650 दिखा रहा है ना, तो ये हार्डली 2 से 2,000 के आसपास दाम हो, 2,000 से 2,500 के बीच में। समझ में आ रहा है सर? अभी दाम 365 हो गया ना, ये ऑप्शंस में है। ठीक है, मैंने सेम गोल्ड को ही अंडरस्टैंड करना है। जो नॉर्मल गोल्ड है, आपको गोल्ड फ्यूचर को ही समझना है, लेकिन आप गोल्ड का हाईएस्ट जो
कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल गोल्ड में 5-6 लाख का फ्यूचर है, गोल्ड का मिनी जो है वो उसमें आपको 70-71 हजार का या 60-70 हजार का मैटर आ जा रहा है। लेकिन आपको अगर मोमेंटम समझ में आता है, सेम मोमेंटम में आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते थे। और अगर आप ऐसा किए हैं तो 200 का शेयर कहाँ तक गया है सर? 435 तक गया है। ठीक है, तो अप्रोक्स 200 रुपए के अगर मोमेंटम है तो आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 2000 के आसपास। ठीक है, अब 200 टका एक क्वांटिटी जितना है, इसमें आपका 200 इंटरेस्ट को मैं करके दिखाता हूँ आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर में। ध्यान से देखिएगा सर, गोल्ड का मैं कौन सा लिया था? नॉर्मल गोल्ड लिया था कि गोल्ड मिनी लिया था? गोल्ड मिनी गोल्ड मिनी लिया था। मेरा स्ट्राइक कितना था? 77 ना। मैंने बाई कितने में किया था सर? मेरा प्रीमियम कितना था? चलो मैं 200 ले लेता हूँ, और इसको मैं सेल मानो कर लेता हूँ 400 में सेल कर लेता हूँ। ठीक है, इससे भी ज्यादा भी किया है और उससे कम में भी था, लेकिन मैं जस्ट एवरेज करके 200-400 कर लिया। क्वांटिटी कितना है? एक लॉट है, तो देख लो आप। इसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है अप्रोक्स 2000 का है, और आपने कमा लिया सर 1947। माने हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2000 देके ऑलमोस्ट 2000। कोई समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और गोल्ड मिनी में 1 रुपया चेंज होने में 10 रुपया कमाया जाता है। माने प्रीमियम का 1 रुपया चेंजेस आपको 10 टका देता है। माने 200 से 201 होगा, आप 10 टका कमाओ। ये ऑप्शंस के केस, ऑप्शंस में प्रीमियम में खेल होगा, और फ्यूचर में मेन जो उसका स्ट्राइक प्राइस है उसी में खेल होगा। इसमें कोई स्पॉट नहीं होता। जैसे नॉर्मली जैसे रिलायंस का शेयर नॉर्मल में भी खरीद सकते हैं, वैसे नॉर्मल गोल्ड और ओरिजिनल गोल्ड जो है स्पॉट मार्केट वाला, वो नहीं खरीद सकते। इसका फ्यूचर मेन है, और अगर फ्यूचर से थोड़ा इम्प्रोवाइज करके आप थोड़ा कम पैसे में ट्रेड करना चाहते हो तो ऑप्शन इज देयर। अगर ये गोल्ड एम की जगह नॉर्मल गोल्ड होता तो 100 रुपया कमाते पर 1 रुपया चेंज। तो यही जो 2000 है वो ट्रेडिंग करने के टाइम पे थोड़ा ज्यादा लगता, यानी यहाँ पर आपको गोल्ड एम की जगह नॉर्मल गोल्ड लिखना चाहिए। गोल्ड अगर आप 77 हजार लिखोगे अक्टूबर या नवंबर फ्यूचर में, एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें चार्ट में देख लो। ये देखो सर, इसका 10 तारीख का 11 तारीख को प्रीमियम चल रहा था 758। ठीक है, ये प्रीमियम 758 से चला गया सर 1856। ठीक है, तो इसमें इस तरह का इसमें बाई करने के टाइम पे आपका पैसा लग रहा है सर अप्रोक्स 1,80,000, यानी 1.5 लाख के आसपास लग रहा है। ये मेन गोल्ड है, मेन गोल्ड का ऑप्शन महंगा आता है सर, 1-1.5 लाख लग जाता है। ठीक है, लेकिन आपका इनकम भी बहुत आएगा। ठीक है, इसमें 100 रुपया का चेंजेस होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा कमती है तो देयर इज अ मिनी वर्जन ऑल्सो, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, जिसके पास जितना औकात है उसके अपने हिसाब से प्रोडक्ट इज देयर। ठीक है, 2 को 4 करना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा लगाओ, फिर क्या दिक्कत है? अगर यही चीज आपको मैं नॉर्मल गोल्ड मिनी की जगह गोल्ड के ऑप्शंस में आप करते तो यही गोल्ड आपका सेम टू सेम रहता। यहाँ पर कितने का 758 का प्रीमियम, सॉरी स्ट्राइक कितना था मेरा? 77 हजार का, और मेरा प्रीमियम 758 से 758 टू 1856 गया है ना सर? चलो मैं इसको 1800 मान लेता हूँ। ठीक है, इतना प्रीमियम में ग्रोथ हुआ है, एक लॉट है, इतना कमा लिया आपने। 1,03,934। आपका इन्वेस्टमेंट था अप्रोक्स 1,60,70 हजार के आसपास। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 लाख लगा के या 1.5 लाख लगा के ऑलमोस्ट 1 लाख। अब बाकी परसेंटेज हिसाब आप कर लो, ये बड़ा वाला गोल्ड का ऑप्शन है। 1.5। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने हुआ है, और इसके ऊपर अगर आप लास्ट वीक का क्लास सुनोगे आपको बिलीव भी हो जाएगा कि क्यों हुआ है। सही ना? কি দেব? লাস্ট উইক বলেছিলাম তো গোল্ড আর সিলভারে, দেখতে পেয়েছিস তো? देवो गीतिका बोलो सर, लास्ट वीक का क्लास याद है आप लोगों को? হ্যাঁ স্যার মনে আছে। चलो थैंक यू। গোল্ড সিলভারে খুব ফোর্স করে বলেছিলাম তো কি বাড়বেই, তাই তো নাকি?
স্যার এখানে কি লিকুইডিটির কোনো প্রবলেম ছিল? মানে আমি দিয়ে রেখেছিলাম, ওটা হুম। অর্ডারটা এক্সিকিউট হয়নি। এক্সিকিউট হয়নি তো আরেকবার করতে পারতে, হয়তো সেই মোমেন্টে লিকুইডিটি ইস্যু ছিল, তুমি যদি দিয়েছিলে আরেকবার করতে পারতে, কি অসুবিধা ছিল? আচ্ছা, ওইটা नॉर्मली ততক্ষণ। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, गोल्ड मार्केट या कमोडिटी मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या है ना, बहुत इजीली बायर सेलर है। कमोडिटी मार्केट में थोड़ा बायर सेलर में लिक्विडिटी इश्यूज रहता है, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा स्लो काम करता है। अभी बहुत लोग इस मार्केट के बारे में नहीं जानते, सिर्फ बिग प्लेयर्स इस मार्केट में नॉर्मली है, और जितना नॉर्मल लोग सीख रहा है अभी धीरे धीरे वो लोग कमोडिटी मार्केट में है। बट ये मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है, तो लिक्विडिटी इश्यूज अभी अभी देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इस मार्केट में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे एसेट्स क्लास के ऊपर बना हुआ है, वो एसेट कभी आपको धोखा दे नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इंस्टेंटली बायर सेलर आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको मोमेंटम चाहिए, आप देखिएगा टाइमिंग में आपको दिखा रहा हूँ, सुबह टाइमिंग मैंने मार्केट खुलने के बाद एक अच्छा ट्रेंड मिलता है, या फिर शाम को 4 बजे के बाद एक ट्रेंड मिलता है, और ये मार्केट सुबह 9 बजे से लेके रात को पौने 12 बजे तक खुला रहता है। स्टॉक मार्केट क्या रहता है, 9:30 से लेके 9:15 से लेके 3:30 तक, हाँ जी। ये खुला रहता है 9 बजे से लेके रात को पौने 12 तक, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको मैं दिखाया, ये गोल्ड का आप चेंजेस देखो किस किस पॉइंट में हुआ है। देखो इसका गैप अप देखो, ये 11 अक्टूबर को 9 बजे गैप अप दिया, माने मोमेंटम आपको सुबह सुबह मिला, देख पा रहे सर। उसके बाद देखो मोटा मोटी फिर से एक मौका जो आया इसका 4 बजे के बाद, ये देखो 4 बजा है, देख रहे हैं, ये देखो, अरे 16 नहीं दिख रहा है, 16 नहीं दिख रहा है। ठीक है 4, उसके बाद देखो आपको फिर से मोमेंटम मिला, 4 के बाद ही मिला एग्जैक्टली देखो। और ये चीज आप ऑब्जर्व करना, ऐसा ही होता है। अब 4 बजे के उस टाइम पे क्यों स्पेशल कुछ होता है, तो 4 बजे के टाइम पे रीजन, क्योंकि उस टाइम उसके बाद स्टॉक मार्केट बंद होता है, तो ट्रेडर लोग स्टॉक मार्केट को क्लोज करके कमोडिटी में शिफ्ट होते हैं, और 9 बजे जो इनका जेन्युइन कमोडिटी ट्रेडर है वो लोग कमोडिटी मार्केट में एकदम लेके बैठते हैं। ये एक रीजन मैंने ऑब्जर्व करके देखा, बाकी आप और ऑब्जर्व करो आपको और मिलेगा, ठीक है। बढ़ना गिरना दोनों एक देखने को मिलता है, मोमेंटम, ठीक है। तो लिक्विडिटी इशू उस टाइम पे आपको कम मिलेगा, ठीक है, बाकी टाइम पे ये थोड़ा स्लो दिखता है। ये देखो यहाँ पर भी देखो सुबह हुआ है, देख रहे हैं ना 9 बजे, उसके बाद अगर फिर से आप देखो, ये देखो 1 बजे, 2 बजे, ये देखो मोटा मोटी 2 बजे के बाद बीच में देखो पूरा स्लो पड़ गया था, फिर सेकंड मोमेंटम आते आते अप्रोक्स 2-3 बजे के बाद ये सेकंड मोमेंटम दिया, ये जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का ग्रोथ दिया है, वो देखो इस पॉइंट के बाद से दिया है, मैंने देखो 4 बजे के बाद ही आप बोल सकते हो ओवरऑल, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली हमेशा कॉपी बुक तो काम नहीं करेगा, बट इस तरह से आप एक ऑब्जर्वेशन पावर बना सकते हो मार्केट को ट्रैक करते हैं। ये आवरली चार्ट है, आप मिनट चार्ट ओपन करके भी रख सकते हो, बट यहाँ पर मिनट चार्ट काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर मिनट इतना स्लो काम करेगा, मैंने प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आवरली बेसिस में इसको देखो, तो ये ज्यादा काम करता है। अगर आप इंट्राडे भी करोगे आवरली चार्ट देखो, ठीक है, मिनट चार्ट में यहाँ पर नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में मिनट चार्ट 5 मिनट 15 मिनट ठीक है, बट यहाँ पर आवरली चार्ट बेस्ट है, या फिर डे चार्ट, या फिर डे चार्ट, ठीक है। चलो ये तो था गोल्ड के बारे में बात, मैं उसको उसको ट्रेन के बारे में क्या बोलते हैं, हाँ, कितने सर। बजे तक ट्रेन पे करता है? 4 बजे। मोटा मोटी 4 बजे के बाद से आपको मैंने रेगुलर बेसिस में एक बाइंग सेलिंग दोनों होता है मार्केट में, ठीक है। मैंने कुछ लोग एक बार कम मैंने खरीदते हैं फिर एक बार बेचते भी हैं, ये दोनों चीज चलता रहता है, ठीक है। तो आप देखोगे, ये देखो ना यहाँ पर 4 बजे के बाद से आपको ट्रेंड मिला, फिर देखो 10 बजे के बाद वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, देख पा रहे हैं सर। तो ये एक बेसिक चीजें देखने को मिलेगा, वो आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि सेम डे पे आपको बाइंग भी बिग देखने को मिलता है, सेम डे पे आपको सेलिंग भी देखने को मिलता है, लेकिन हमें बस जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस में चलना है। अगर आपको मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में मत जाओ, मैंने यहाँ पर शॉर्टिंग करने के बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है। पहले तो अंत तो कम से कम स्टार्टिंग में ना जो नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है वही पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हर एसेट क्लास के बारे में यही सोचते हैं कि बढ़ेगा, ये बेसिक सोच है। ये गिरने वाला जो सोच है ना, ये थोड़ा एडवांस थिंकिंग है, ये थिंकिंग प्रोसेस आते आते थोड़ा टाइम लगेगा,
तो शुरू में ना कम से कम ये सब एसेट क्लास में जो मैं शॉर्टिंग टेक्निक या पुट खरीदने का बात जो है वो शुरू शुरू में मैं थोड़ा सा ना बोलूं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट सिंपल है सर। ऐसे अगर मैं, क्योंकि मुझे क्रिकेटिंग भाषा बोलना आता है, तो मैं क्रिकेटिंग भाषा में एक चीज बोलता हूँ आपको कि एक बैट्समैन जब बैटिंग करना सीखते हैं उसमें डिफरेंट शॉट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक शॉट होता है स्वीप शॉट, ठीक है, इसमें हम लोग पैर को थोड़ा सामने करके ऐसा करके बैट को घुमाते हैं झाड़ू लगाने की तरह, इसके लिए उसका नाम है स्वीप शॉट। बट स्टार्टिंग में एक कोच एक प्लेयर को स्पिनर के अगेंस्ट में स्वीप शॉट खेलना सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अगेंस्ट दी स्पिन होते हैं तो उसमें रन बनने का चांसेस बढ़ता है और स्पिनर उसमें बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है। अब आप बोलते हो कि स्वीप में हम आउट हो जाते हैं, या फिर स्वीप से भी एक बेहतर है रिवर्स स्वीप, ठीक है। तो ये जो उल्टा करके, मैंने अगर आप राइट हैंडेड हो तो आप देखोगे कि प्लेयर ऐसा करके, नाउ पॉइंट इज दैट कि सर पहले तो स्वीप खेलना सीखो फिर तो रिवर्स स्वीप मारोगे। टाइम ये लेकिन इसमें ये होता उल्टा करना पड़ता है तो। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, आप पहले रिवर्स स्वीप खेलना सीखोगे कि पहले स्वीप खेलना सीखोगे? है स्विफ्ट अगर आप पहले स्वीप खेलना सीखोगे फिर जाके आप रिवर्स स्वीप खेलना सीखोगे। इसीलिए मैं आपको ये आइडिया दिया कि स्टार्टिंग में जो नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है उसको पहले ग्रिप करो, उसके बाद आप अनऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट जो है उस पे जाओ। जैसे गिरने वाला कॉन्सेप्ट पे कमाना, ऑब्वियसली वो भी काम करता है, बिल्कुल काम करता है, लेकिन स्टार्टिंग में थिंकिंग प्रोसेस क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ये प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पहले जरूरी है। क्यों गिरेगा, किस लिए गिरेगा, ये भी जरूरी है, बट उस पे वो सोचो, लेकिन उस पे पहले पैसा मत लगाओ। गिरने वाले कॉन्सेप्ट में पहले पैसा मत लगाओ, ये मेरा मानना है। बाकी आपका माइंडसेट अलग हो सकता है, लेकिन एज ए टीचर एज ए कोच मैं यही बोलूंगा। आप समझ रहे हो मेरा बात? ठीक है, ऐसे कोच मैं ही बोलूंगा। बाकी आप बोलोगे नहीं सर गिरते मार्केट में कमाया जाता है, फूड खरीद सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो। 1 रुपया बढ़ने में जैसे प्रॉफिट होता है, फ्यूचर सेल करने पे मार्केट गिरेगा तो आप कमाओगे। ठीक है, गिरने वाला कॉन्सेप्ट से पैसा कमाना बिल्कुल चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है एट ए टाइम में एक इंसान एक ही तरह से दो तरह का नहीं सोच सकता, उसका माइंड पहले एक ही तरह का सोचेगा। ये जो वर्सेटाइल थिंकिंग प्रोसेस है ये बिल्डअप होने पे टाइम लगता है। तो शुरू शुरू में आप दो तरफा सोचने का जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा परहेज कर, थोड़ा सा इग्नोर कर, धीरे धीरे लाना। ठीक है, ये मेरा मानना है। बाकी कोई बोलेगा नहीं सर हम तो स्मार्ट है, आप हमको बोका समझ रहे हैं। नहीं भाई, हम किसी को बोका नहीं समझते हैं, सब चालाक है, लेकिन मुझे सिखाने के टाइम पे जो बोलना चाहिए वो मैं बोलूंगा। ठीक। मैं देखता हूँ कोई कोई स्टूडेंट्स को 2 दिन क्लास करता है, बात सीख जाता है, समझ जाता है, फिर अपने आप को हुनू समझने लगता है। ठीक है, पहले कमाता है और फिर हुनू समझ के गवाता है, और फिर सोच बोलता है सर 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 खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं ये जो हुनूगिरी दादागिरी करना थोड़ा सा बंद करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, बेसिक्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, ये कोई एक दिन का जगह नहीं है। अच्छा, गोल्ड के बारे में मैं लास्ट दिन बोला था, सिल्वर के बारे में मैंने बोला था कि सर सिल्वर मार्केट को भी ऑब्जर्व करिएगा, उसे भी एक बार देख लेते हैं सर। सिल्वर, सिल्वर का फ्यूचर देखो, सिल्वर दिसंबर फ्यूचर अवेलेबल दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सिल्वर का खर्चा वगैरह आपको मैं बाद में दिखा दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी चार्ट देखना है। बाकी खर्चा आप इस तरह से जैसे मैं चेक कर रहा हूँ ना, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, या फिर आपकी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से जाके बाई बटन दबा के चेक कर सकते हो। वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सिल्वर दिखा रहा हूँ, सिल्वर MCX का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैं लास्ट वीक सिल्वर में भी बुलिश था, है ना सर? सिल्वर भी सर बड़ा है। सिल्वर में भी बुलिश था और सिल्वर भी भयंकर बड़ा है। देखो सर, मेरा 5 तारीख का डिस्कशन था, मैं बोला था थोड़ा करेक्शन हो सकता है, वॉच करो, उसके बाद ग्रोथ तो मुझे दिख रहा है, ग्रोथ तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और देखो सर कहाँ से कहाँ गया है, ये जगह देखो क्या परफेक्ट एकदम कैंडल बनाया है सर। ठीक है, अगर आप लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आप लोग स्टॉक मार्केट में सीखते हो, ठीक है, लगाओ MACD, लगाओ RSI, ठीक है, जो आता है लगाओ। ठीक है, लगाओ MACD लगाओ, देखो देखो MACD आपको क्या सिखा रहा है। ये ऑरेंज लाइन को सिग्नल लाइन बोलते हैं और ब्लू लाइन को MACD लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे
MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है, वो बाइंग जोन बनता है। परफेक्ट। देखो जब तक MACD ऑरेंज लाइन के नीचे है, बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन, ये लाइन है सर, एक सेकेंड, ये जो ब्लू लाइन है सर, ये इसको MACD लाइन बोलते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, ये मैं आप लोगों को टेक्निकल क्लास में बताता रहता हूँ, ठीक है, और आगे भी सिखाऊंगा डिटेल्स में। ये लाइन जब तक सिग्नल लाइन के नीचे रहेगा, इट्स नॉट अ बाइंग जोन, और जिस पॉइंट से ये लाइन इस लाइन को नीचे से कट करेगा, वहां पर बाइंग जोन बनता है। और बाई होने का रीजंस जो है वो मैंने लास्ट वीक बताया, आज भी एक बार बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है और आगे भी कुछ हो सकता है कि नहीं। जस्ट लुक एट सर, ये परफेक्ट पोजीशंस था। यहाँ पर कैंडल वाइज अगर देखो तो ये कैंडल जो है, पहले तो अगर दो कैंडल को देखोगे, इसको और इसको, तो बुलिश हरामी। वेरी गुड ऋतिक, सुन सुन के आदत हो गया तेरा भी। वही तो बोल रहा हूँ, तो अभी तक कैंडल पढ़ा नहीं है, लेकिन क्लास में सुनते सुनते आदत हो गया तेरा। बुलिश हरामी, उसके साथ अगर तुम इसको तीन को एक साथ मिलाओ, क्या बोलेंगे इसको? मॉर्निंग। वेरी गुड सर। पहला कैंडल रेड, सेकंड कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप, और थर्ड कैंडल हल्का सा गैप अप देखे, एक ग्रीन कैंडल। तो टेक्निकली अगर किसी को कुछ नहीं पता तो वो टेक्निकली भी ट्रेड कर सकता है। एक्चुअली देखो, टेक्निकली ट्रेड करना मैं बोलता हूं करो, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप थोड़ा जल्दी जल्दी निकल जाओ, माने प्रॉफिट करोगे बट रेट मैंने कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। हाँ, मतलब आप पेशेंस नहीं रख पाओगे लॉन्ग टाइम पे, मैंने 5 दिन 7 दिन होल्ड करने का जो साहस है वो आपको नहीं आएगा। इसलिए फंडामेंटली भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, सभी चीजें। और मैं लास्ट वीक क्लास में रीजंस भी बताया था कि क्यों बढ़ेगा। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा बढ़ेगा, चार्ट देखो, ऐसा तो नहीं बोला था ना, मैं चार्ट भी देखने को बोला था। और आप लोग टेक्निकल सीखते हो, आपको मैं बोलता हूँ कि एंट्री पॉइंट देख के एंट्री लेना। तो एंट्री पॉइंट देख के एंट्री लेने का मतलब क्या? अंधाधुन खेलने बोलता हूँ? आपको टेक्निकल सिखाता हूँ, बस वो ट्रेनिंग। देखो, हर बात मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, हर चीज। ना तो मैं भी सारा दिन क्लास लेता रहता हूँ, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आपको हर पॉइंट में याद दिलाओ, यहाँ पर है, यहाँ पर है। आपको सिखा दे रहा हूँ, आप अपना रिसर्च चला रहे हो, आप अपने रिसर्च को यूज करके सही टाइम पे सही काम करो सर, है ना। ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि एकदम फोन करके ये अभी ले रहे अभी ले रहे, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और ब्रोकर फार्म ऐसा करेगा कि नहीं पता नहीं सर मुझे, ब्रोकिंग फार्म का तो अपना ही खेल चलता है, उनका मैं कोई गारंटी नहीं लेता। कोई अच्छा फार्म मिल जाए अच्छा बात है, फोन करके बोलेगा आपको। लेकिन आप लोग सीखने आते हो अपना नॉलेज डेवलप करके, ताकि आप अपना विश्वास के साथ उसको कर सको। मतलब ब्रोकर फार्म में जो रहता है वो तो ऐसे सीखे बात करता ना। हाँ, ऑब्वियसली यही कॉन्सेप्ट यूज करके, बिल्कुल। लेकिन वो क्या करता है ना, वो कई बार अपने ब्रोकर के चक्कर में गलत जगह में भी लोगों को एंट्री दिलवाता है। हाँ, उनको क्या है ना, वो अगर वो तुमको सेल बढ़ने की कोशिश करता है। वो मानो तुमको यहाँ पर एंट्री दिलवा दिया ताकि ब्रोकरेज उनका जनरेट हो जाए, लेकिन ये तो एंट्री पॉइंट ही नहीं था, हाँ, है ना। इतना तो आप भी चेक कर सकते हो, हाँ, ये तो एंट्री पॉइंट है ही नहीं, कैंडल भी नहीं समझ में आ रहा है, MSI MACD भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बोलने से ही आप मान जाओगे क्या? इतना तो दम होना चाहिए खुद पे भी। वो फोन करके बोलेगा कि सर यहाँ पर लो, तो फिर आप भी चेक करो, जरूरत पड़ने से बोलो, अभी नहीं कुछ मिनट बाद लीजिएगा। आपके पास टाइम नहीं है बाई सेल करने का, लेकिन आपको भी आना चाहिए। हाँ, पैसा किसका है, आपका है कि उसका है? हम तो पढ़ाई करते तो इसलिए क्या करते है ना, पैसा तो तो इसे ही करते हैं। ठीक है, पैसा तो आपका है ना, तो फिर आप अपना पैसा किसी को। इसके लिए वो भी तो ज्यादा बंद करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट था, आप देख लो कहाँ से कहाँ तक क्या है। सर अगर वो तीनों जो कैंडल है उसको हाँ। अगर मिला देंगे तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हैमर बना के सर, उससे भी तो लगता है बुलिश होगा। नहीं, एक्चुअली जैसे प्रेशर का मैटर नहीं है। जैसे सर वो जैसे ये जो तीनों मॉर्निंग स्टार जो बन हाँ रहा हाँ हाँ, है इसको अगर कैंडल को मिला दें एक साथ में, तो सर जो एक हैमर बन रहा है उससे भी तो वो हैमर तीनों को मिला के हैमर कहाँ बन रहा है? जैसे
सर वो एक छोटा वाला बीर, छोटा वाला जो डोजी है, नहीं हाँ ये बीच वाला। बीच वाला, हाँ। और इसके सर बगल राइट वाला जो है, हाँ उसको अगर मिला देंगे रेड वाले से, तो ऊपर में थोड़ा सा रेड बच जाएगा और जो शेडो बन नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई प्रेशर का मैटर नहीं है ये। अरे सर इसके हाँ, जैसे- पीछे का साइकोलॉजी मैं समझा देता हूँ, ये क्यों ऐसा बनता है। जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जो जापानीज लोगों ने डेवलप किया। ये टेक्निकल क्लास का बातें हैं, पर फिर भी तेरे मन में बात चल रहा है तो मैं 2 मिनट समझा देता हूँ। बुलिश हैमर मुझे नजर आ रहा है कौन सा? उधर ही पे सर, वो तीनों को मिलाएंगे तो सर जैसे लग रहा है बुलिश हैमर एक बने। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है इसके साथ, ऐसा ये तीनों मिला के मॉर्निंग स्टार है। इसको दो को मिलाने से हमें एक पुलिस हरामी दिख रहा है। बुलिश हरामी दिख रहा है, ठीक है, Morning Star तो ये पुलिश हरामी का मतलब हरामी क्यों है? हरामी का मतलब प्रेग्नेंट वोमेन माना जाता है। इसके- तो इसमें मतलब ये है सर कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड मार्केट में यहाँ पर तुम अगर देखो इस पॉइंट पे, ये देखो ये रेड है, पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड में ही वॉल्यूम है। और उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल छोटा सा बन रहा है। इसका मतलब मार्केट में जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और डाउन ट्रेंड खत्म होके जब ऐसा हल्का हल्का ग्रीन बनते बनते एक छोटा ग्रीन और बनता है, और एक डाउन ट्रेंड के बाद ये सिचुएशन होता है, तो मार्केट में जो नेगेटिविटी था वो खत्म हो रहा है, और अभी मार्केट में बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। इस चीज को दोहराता है। तो जब ये बुलिश मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ ना, और लगातार जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये टेक्निकली आपको बता रहा है कि डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट क्लोज है, अब एंट्री पॉइंट बन रहा है। साथ में आप इंडिकेटर भी लगा लो, जैसे कि MACD मैंने लगा के रखा। अब RSI भी लगा सकते हो, और भी चीजें लगा सकते हो, मैं उसमें अभी जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों कैंडल आपको मार्केट मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका सिग्नल दे रहा है कि मार्केट जो बियर के कंट्रोल में था वो भी बुल के कंट्रोल में जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो अभी इतना देर से वेट कर रहे थे सिल्वर में पैसा लगाने का, वो जगह बन रहा है। उसके बाद जब ये मॉर्निंग स्टार बना, तब तो आपको और एक पॉजिटिव मोमेंटम मिला, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आपको कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई मार्केट में बुलिशनेस आया है। अब कोई बोलेगा सर ये रेड कैंडल फिर आपको डिमोटिवेट कर देगा। सर ये सब छोटा मोटा करेक्शन होता रहता है, ये सब चीजों से अगर आप डर जाओगे, मजा का बात है कि आपने तो MACD भी लगा के रखा, तो MACD जब तक नीचे क्रॉस नहीं कर लेता तब तक सेलिंग जोन नहीं बनता है। जब तक MACD लाइन सिग्नल लाइन के अबव में रहता है तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। और मजा का बात देखो, यहाँ पर MACD आपको थोड़ा सा डराया, ये देखो उधर तो इस पॉइंट में थोड़ा सा डराया, लेकिन क्रॉस नहीं किया। लेकिन उसके बाद से लगातार MACD ऊपर ही बना रहा। जब तक यहाँ तक बना रहेगा तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। इतना तो करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सिल्वर कम से कम 89,000 से अप्रोक्स 91,350 तक पूरा चला है। और सिल्वर अगर 89,000 से 91,358 है, आप सिमिलर तरीके से कैलकुलेट करके देख लो आपका कितना प्रॉफिट लॉस है। तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट तो ये था, और उसके साथ साथ एनालिसिस इसके पीछे क्या था कि क्यों सिल्वर और इसमें ये कॉन्सेप्ट बना था। और मजा का बात है 91,000 में बात खत्म नहीं हुआ, ये चीज लगातार क्या है ना, ईरान के साथ इजराइल का लड़ाई और इंटेंसिटी बढ़ गया है। वहां का जो दो आतंकवादी संगठन है, जैसे कि एक हमास बोल के एक संगठन है जो इजराइल बेस्ड क्या बोलते हैं उसको, गाजा पट्टी माने पैलेस्तीन बेस्ड है, और एक संगठन है ईरान बेस्ड जिसका नाम है हिजबुल्ला। ठीक है, तो ये हिजबुल्ला लीडर एज वेल एज हमास लीडर, ये लोग लड़ाई करने के लिए पागल हो रहा है। तो ये लोग लड़ाई करेगा तो ऑटोमेटिक बात है सर, ग्लोबल सिचुएशंस में एक क्राइसिस सिचुएशंस क्रिएट होगा। तो जब जब वॉर सिचुएशंस में इंटेंसिटी बढ़ता है, तब तक पूरा दुनिया गोल्ड को खरीदने के लिए पागल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेफ हेवन है, गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। सिल्वर का और भी रीजन है, गोल्ड का मेन रीजन सेफ हेवन के कारण है। ठीक है, तो क्योंकि ये सब प्रीसियस मेटल्स हैं, इमरजेंसी में काम आता है, और जब वार में सिचुएशंस क्रिएट होता है एनवायरनमेंट में आसपास में, और प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है, तो लोग ये सब चीजों में ज्यादा खर्चा करना लगता है, स्पेशली गोल्ड में। सिल्वर के केस में थोड़ा और बात है, ये सिल्वर का मोमेंटम के पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है। सिल्वर का यूज
माने ज्वेलरी से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा, स्पेशली ग्रीन एनर्जी में सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज है। ग्रीन एनर्जी माने ये जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब चीजों में सिल्वर का बहुत प्रयोग होता है। और चाइना, इंडिया जैसा जो कंट्री है वो रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। माने ये जो बैटरी लेवल माने क्या बोलते हैं इसको, ईवी कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि हम लोगों के पास तेल नहीं है। बात समझने लायक है। ना तो चाइना के पास तेल है और ना ही इंडिया के पास तेल। ये दोनों कंट्री ऑयल रिजर्वर के हिसाब से अच्छा नहीं है, माने हमारे पास कुदरती तरीके से नहीं है। चाइना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल परचेजर है, सेकंड में यूएसए आता है, थर्ड में अगर यूरोप को साइड कर दिया जाए तो एज ए कंट्री होल इंडिया थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा। और क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा परचेसिंग चाइना करता है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में नंबर 1 है, इवन यूएस से भी ज्यादा। तो छोटा छोटा चीज बनाने में चाइना बिलीव रखते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में भी वो बहुत काम कर रहे हैं। और क्योंकि चाइना रिसेंटली अपना जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए ऑब्वियसली, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिल्वर का बहुत यूज है। तो पॉइंट इज दैट कि चाइना रिसेंटली जो अपना ग्रोथ पॉलिसी लिया है उसके लिए भी वर्ल्ड लेवल में सिल्वर का डिमांड बढ़ा है। इंडिया में हम लोग इसको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। यहाँ पर इंडिया में अभी सितंबर से ऑलरेडी फेस्टिव मोड चालू हो चुका है। इस टाइम पे हम लोग गोल्ड सिल्वर काफी परचेस करते कि नहीं करते। तो कुल मिला के चाइना का मैटर, इंटरनेशनल जो वार सिचुएशन जो सबसे मेन रीजन है, और एक तीसरा रीजन स्पेशली गोल्ड के केस में बोलूंगा कि अमेरिका में एक ऐसा उनका कुछ डेटा निकला है कि अमेरिका फिर से वो रेट कट करने वाला है। तो रेट कट करने वाला है, इसमें क्या होता है ना कि अमेरिका में इकोनॉमी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, लोगों के हाथ में पैसा ठीक ठाक से है नहीं, तो पैसा बढ़ाना है। तो अगर अमेरिकन सेंट्रल बैंक रेट कट करता है, माने इंटरेस्ट रेट को कम करता है, और लोगों के हाथ में पैसा आता है, माने कम दाम में लोन मिलता है, तो वो लोग सबसे पहले ना जब भी क्राइसिस देखेगा वो गोल्ड सिल्वर जैसी चीजों में इन्वेस्ट ही करेगा। माने कौन, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। और ये भी एक रीजन है गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस को इस तरह से बढ़ने का। जब हम लोग लास्ट क्लास छोड़े थे 5 तारीख को तब 88,000 में था, अभी देखो 95,470 में चला गया। सर क्या अभी भी अपसाइड है? सर हल्का फुल्का अपसाइड है, बट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। ओवर वैल्यूड मैंने ओवरबॉट जोन में है, बट स्टिल देयर इज अ अपसाइड। क्योंकि ये पूरा अपसाइड डिपेंड करता है, अगर पता चलता है कि यूएस रेट कट करेगा, ऐसा कुछ खबर नवंबर में आ जाए, यूएस में ना पॉलिटिकल चेंजेस आने वाला है, तो सब कुछ लेके ना एक इंडिसीजन चल रहा है मार्केट में। तो सब कुछ देख के ना मैंने मार्केट सोच रहे कि भाई ये प्रॉब्लम का जोन टाइम है, इस टाइम पे थोड़ा गोल्ड सिल्वर हाथ में रखना ही अच्छा होता है। इसलिए इतना ज्यादा ग्रोथ फ्रॉम 88 टू 95, 10,000 माने ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट में मार्केट में सिल्वर का इंडेक्स चेंज हुआ है। और 7,000 पॉइंट में सिल्वर का इंडेक्स चेंज होना माने आपका, अगर मैं प्रॉफिट का हिसाब दूं तो आप लोग अभी हार्ट फेल कर जाओगे। और मैं इसलिए ये फर्स्ट टाइम नहीं दिखा रहा हूँ, मैं लास्ट वीक भी बोला था। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार सिल्वर, नहीं तो आप बोलोगे कि सर बोला नहीं, दिखाया नहीं। आप रोज दिखाते रहूंगा, क्या फर्क पड़ता है, बोलता हूँ तो क्यों छोड़ूंगा। 88,000 और चला गया 95,000, देख लो 2,09,472 टका। ये मेन सिल्वर है। सिल्वर का 1 रुपया चेंज होने पे 30 टका चेंज होता है, और ये 1 रुपया एक्चुअली 30 केजी के हिसाब से है, इसलिए मैंने सिल्वर का एक एक कॉन्ट्रैक्ट 30 केजी का होता है, इसलिए इस तरह का हिसाब। ठीक है, मैंने पर 1 टका चेंज होने पे 30 टका होता है। सिल्वर में भी कम से कम ऐसे ही 4-5 लाख डालना पड़ता है, तो इसमें भी देखो आप 2 लाख के आसपास का रिटर्न आ गया। ऑप्शंस भी कर सकते हो, सेम जैसे गोल्ड में दिखाया, आप चेक कर लेना खुद। ठीक है, आई होप कि आपको मैं बता पा रहा हूँ कि क्या क्या रीजंस है। फर्दर अपसाइड सर ऑलरेडी एक अपसाइड दे चुका है। फर्दर जो अपसाइड में अभी है ना, ये ऑलरेडी इसका सपोर्ट जोन में है। ये जो है अभी इसका सपोर्ट जोन में है। इसमें एक चीज अभी देखना है, जब तक ये एमएसईडी वो अबव में रहेगा तब तक आप होल्ड करो, जिसका होल्डिंग में है। जब तक ये अबव में रहेगा तब तक अनदर बाइंग जोन करके थोड़ा बहुत आप कमा भी सकते हो, बट ये परफेक्ट जोन नहीं है। मैं तो बोलूंगा कि अगर ये थोड़ा करेक्शन करे, हेलो, अगर ये थोड़ा करेक्शन करे ड्यू टू एनी रीजंस, ठीक है, और फिर से एमएसईडी आपको कोई जोन दे, ठीक है, तब जाके बाई करना सही रहेगा। लास्ट वीक में फोर्स किया था बाई करने के लिए, आज मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि ऑलरेडी ये आपका जो मोमेंटम है वो दे चुका है। अभी तब तक बन के रह सकते हो जब तक एमएसीडी लाइन आवा हुआ है। और एक बार क्रॉस करना चाहिए, एक बार अगर वो नीचे करेक्शन करता है फिर वो उठा फिर देगा। फिर से उठेगा। अभी वो 1 लाख के आसपास जाने का कोशिश करेगा, लेकिन करेक्शन में ही खरीदो, उससे पहले मत खरीदो। ये मेरा सजेशन है। लेकिन लास्ट वीक में ये नहीं बोला था। लास्ट वीक में बोला था ऑब्जर्व करो, एंट्री पॉइंट देख के ले लेना, जितना पैसा है उतना डाल देना, ऐसा भी बोला मैंने। ऐसा ही नहीं बोला था? हाँ सर, सही। ठीक है सर। मोटा मोटी इसमें एक चीज आशा करता हूं कि कॉन्फिडेंस मिल रहा है आप लोगों को कि जो बोला जा रहा है वो होते देखा जा रहा है। ठीक है। और पैसा का क्या है वो तो कैलकुलेट करने से मिल ही जाएगा सर, कितना कमाओगे कितना नहीं। फ्यूचर में थोड़ा ज्यादा लगता है, ऑप्शंस में थोड़ा कम में हो जाते हैं। एज पर योर थॉट प्रोसेस, एज पर योर कैपेसिटी आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि आज से हम लोग फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर। पढ़ाई करना है एकदम स्टार्टिंग से, सब चीज बोलूंगा वापस से। जिन लोगों का रिवाइज होना है रिवाइज हो जाएगा, जो लोग मार्केट को और जानना चाहते हो जानते रहो, जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो सीखते रहो। सीखने का कोई खत्म नहीं है। समंदर है। समुंदर ये बहुत बड़ा जगह है सर, इसका कोई सिलेबस नहीं है। इसका सिलेबस है बट कितना बात करें। देखो इस पे रिसेंट कमोडिटी क्लासेस में मैंने अभी तक एग्री के बारे में बात नहीं किया। मैं एग्री में बात करूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा कुछ दिन रुक जाओ। मैं फिर से बुलियन से स्टार्ट कर रहा हूं एक बार। गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल ऑलरेडी प्रैक्टिकली दिखा रहा था आप लोगों को। सिल्वर में 3 है, सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो। बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में मिनी है, कॉपर है, लेड मिनी है, निकेल है, स्टील रेबर है, जिंक मिनी है। एनर्जी में क्रूड है और नेचुरल गैस है। ये सभी चीजों में अगर आपको ग्रीप आ जाए ना, तो आप बस टाइम देख के अपना खेल खेलो। ठीक है। तो इसको हर चीज को तो एक ही बार में समझा नहीं जा सकता, एक एक करके समझते हैं। तो आज मैं थोड़ा गोल्ड से काफी दिनों से बात कर रहा हूँ, तो आज मैं गोल्ड से एक बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे एग्री में थोड़ा बात करना चाहिए, और मैं बाद में बीच में लूंगा। गोल्ड के बाद एक बार एक एग्री कमोडिटी पढ़ाऊंगा, फिर से सिल्वर में आऊंगा, इस तरह से चलूंगा। जरूरत पड़ने से अगर मैं देखूंगा कि क्रूड में कुछ होने वाला है तो फिर मैं क्रूड ले लूंगा। वो सिचुएशन वाइज में आप लोगों के साथ डील कर लूंगा सर। एमसीएक्स क्या है सर? एमसीएक्स है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे हम लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट के केस में बीएसई एनएसई देखते हैं, बीएसई एनएसई में भी ना कमोडिटी ट्रेडिंग होता है, बट कमोडिटी के लिए स्पेसिफिकली जो पॉपुलर है वो है एमसीएक्स। इसका और एक कंपनी है कमोडिटी में काम करते हैं, बट वो मेनली एग्री कमोडिटी में काम करता है ज्यादातर। उसका नाम है NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। सर इन लोगों के बारे में ज्यादा आप लोगों को माथा नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक्सचेंज है। आपको एक्चुअली कुछ करना नहीं है इधर, लेकिन आपको इतना जानना चाहिए कि आप जब कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो आपका सारा कंट्रोलिंग कौन करता है? MCX एंड NCDEX करता है। ठीक। तो हम लोग जब ज्यादातर ट्रेडिंग करेंगे ना, हम लोग MCX में ही ज्यादा करेंगे। लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं बता दिया कि NCDEX इज ऑल्सो देयर, उसमें भी ट्रेडिंग होता है, बट इसका ज्यादातर ट्रेडिंग जो है लिक्विडिटी सर किसमें रहता है? इसमें। लिक्विडिटी लिक्विडिटी सर मेनली जो MCX वाला जो ट्रेडिंग है ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल वगैरह, मेटल वगैरह जो है, मैंने हार्ड कमोडिटी जिसको बोल सकते हैं, लाइक बुलियंस, लाइक मेटल्स, लाइक क्या बोलते हैं, माने ये वाला चीजें जो है, एनर्जी, माने एनर्जी बेस मेटल्स, बुलियन, इस चीज में लिक्विडिटी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर सिखाऊंगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग जोन है। और NCDEX जो है सर, इसमें इसका जो है ना, इसमें मैंने बेसिकली कॉमोडिटी, मैंने जो एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी ज्यादा देख रहा हूँ। ठीक है। मैंने जीरा, धनिया। हाँ ये देखो, जीरा, धनिया, टर्मरिक, ठीक है, कॉटन सीड्स, ठीक है। ये थोड़ा अलग जगह है, बट मैं थोड़ा आइडिया दूंगा आपको। ठीक है, मैं एकदम आप लोगों को खाली नहीं छोड़ूंगा, बताऊंगा। लेकिन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट करेंटली, एनर्जी। हाँ एनर्जी, बुलियन, वही सब बेस्ट है। और मजा का बात क्या है ना, कि एक्चुअली ओवरऑल जब आप लोग कॉमोडिटी समझ जाओगे तो
आप लोगों को एक सुविधा क्या होगा कि आप स्टॉक मार्केट में भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये सब चीज स्टॉक मार्केट में थोड़ा ज्यादा कनेक्शन देता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करके भी कंपनी चलता है, बट वो उतना नहीं चलता, मैंने कंपनी इज देयर बट मार्केट को मैनिपुलेट करने वाला टाइप ऑफ नहीं है। ठीक है, कॉटन वगैरह इज देयर, क्योंकि कॉटन से बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट यस वो उतना तो एमसीएक्स से भी मैं आपको बता दूं। एनसीडीएक्स में थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव मिलेगा एग्रीकल्चरल का, वो आप अपना नॉलेज से धीरे धीरे जब आपको नॉलेज हो जाएगा ना, मैं आपको सिखा दूंगा कि कॉमोडिटी को रीड कैसे करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, मैंने एग्री कॉमोडिटी को, वो आप लोग धीरे धीरे जितना जानोगे कम पड़ जाए सर, मैंने सिलेबस खत्म ही नहीं होता ऐसा टाइप का है। ठीक है, मैंने माथा खराब हो जाएगा, बट हाँ मेरा मेन पर्पस है सर ये सब चीजें, और एग्रीकल्चर में मैं आपको एक हाथ पकड़ा दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे होते हैं। चलो, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ गोल्ड। समझ में आया सर कि कहाँ, तुम पूछते रहते ना कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि कमोडिटी मार्केट के लिए ऐसे एक्सचेंज को डेवलप किया गया। बाकी एनएसई बीएसई का भी कमोडिटी होता है, बट लोग उतना उसमें नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का इक्विटी इतना पॉपुलर है, उन लोगों का कमोडिटी में लोग उतना जाता नहीं है, बट हाँ दे कैन डू दैट। लेकिन ट्रेडिंग के लिए जितने बड़े बड़े कंपनीज है सब एमसीएक्स या एनसीडीएक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है, ज्यादातर एमसीएक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे ये जो मैं आपको अपस्टॉक्स या जीरोधा से दिखा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें ये एमसीएक्स के थ्रू से ही दिखा रहा है। आप ये देखो क्या लिखा है, ये जो जीरोधा से मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली जीरोधा से नहीं दिख रहा है, ये जीरोधा एमसीएक्स का सारा चीजें आपको दिखा रहा है। बात समझ में आया? एकदम बेसिक बात कर दिया आपसे। अच्छा, अब गोल्ड के बारे में इतना बात हो रहा है, तो गोल्ड के बारे में थोड़ा सा मुझे ना एकदम बेसिक चीज आपको बताना चाहिए कि गोल्ड में क्यों ट्रेड होता है। ठीक है, जैसे ऋतिक का बहुत बेसिक बेसिक सवाल होता है, सर क्यों ट्रेड करना है, किस लिए ट्रेड करना है, ऐसा बच्चा बच्चा सवाल जो उसके दिमाग में आता है, मैं ये सब बात धीरे धीरे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली दो कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया में, एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड एक एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। MCX is particularly popular for the metals and energy, while NCDX is for all agri commodities. बट मजा का बात है MCX में भी आपको थोड़ा बहुत एग्री कमोडिटीज देखने को मिलता है। However, there is a lot of activity picking up on MCX for aggregate commodity as well. यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जिसमें आपको कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में आपको एक फैमिलियरिटी बनाऊंगा। We will look into every commodity that is actively traded on the commodity exchanges. The idea is to know how the commodity contract works, figure out which contract to trade, identify the factor which influence the commodity, माने commodity को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे गोल्ड एक कमोडिटी है, सिल्वर एक कमोडिटी है, क्रूड ऑयल एक कमोडिटी है, नेचुरल गैस एक कमोडिटी है ना, एग्रीकल्चरल जैसे मेंथा ऑयल, कार्डामम, इलायची, धनिया, ये सब एक कमोडिटी है। समझ रहे हैं? इवन तारकेश्वर में आलू होता है ना हमारे बंगाल में, वो भी एक कमोडिटी है, उसका भी ट्रेडिंग होता है। समझ रहे हैं? उसका भी यहाँ पर ट्रेडिंग होता है, बैम्बू का ट्रेडिंग होता है, बहुत सारी चीजों का ट्रेडिंग होता है। लेकिन हर चीज में नॉलेज गैदर करना जिंदगी बीत जाएगा। ठीक है, तो इतना तो माथा खराब नहीं करना है, बट हाँ जितना तुम चीजों को रगड़ते रहो उतना अच्छा है। मैं जो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये जितना चीजें मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, इतना जान लेगा ना जिंदगी में बहुत कुछ कर लेगा, अगर इस सब चीजों में अगर अपना ग्रिप आ जाएगा। मैंने सिंपल बात है, बेस मेटल्स, बुलियंस एंड पावर सेक्टर्स में जो चीजें हैं लाइक एनर्जी जिसको बोलते हैं, ये सब में भी ग्रिप आ जाएगा, और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल में आ जाएगा, बहुत है। अच्छा, one which talks about the history, forward market, farmer in the US, the Chicago Mercantile Exchanges, basically ये सब commodity market का पहला जो ट्रेडिंग हिस्ट्री देखने को मिलता है, ये क्योंकि ये सब मार्केट धीरे धीरे डेवलप हुआ है लास्ट 200-300 सालों में, माने ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये मॉडर्न डे में, तो अमेरिकन चीजों का बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अमेरिका का एक जमाने में उस टाइम पे बिजनेस के लिए बहुत पॉपुलर था चिकागो। ठीक जैसे चिकागो का आज का हालत इस काइंड ऑफ कोलकाता, माने अभी अमेरिका में क्या हुआ है, मैक्सिमम फोकस न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो चुका है, जैसे हमारे यहाँ पर मुंबई में शिफ्ट हो चुका है। तो चिकागो भी उस टाइम पे 1700-1800 के टाइम, 1800 के टाइम पे चिकागो वहां पर बहुत पॉपुलर था।
गाना सुनो, चीका चीका दैट्स चिकागो, ऐसे करके बहुत गाना है। और चिकागो के बारे में मैं सबसे पहले सुना था जब बचपन में इतिहास पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जब ठीक है, ये क्या चिकागो गया, जिसमें एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें एज ए हिंदू मॉन्क वहां पर रिप्रेजेंट किया था और दुनिया को ह्यूमैनिटीज का पार्ट पढ़ाया था। हाँ सब ह्यूमन सब फुट फुट में गए थे, वो गए थे, ये था नहीं थे, कुछ बोला था। तो उनका बात, उनको एक्चुअली लास्ट सब एक दिन बात करते रहे, बाद में जब स्टार्टिंग किया था ऐसे ऐसे सब सुनने लग जाएंगे। घंटा 1.5 घंटा बीत गया, सबको मौका दिया था 15 मिनट, अगर लोग बात करने लगे सब सुनते रहे। सबको मौका गया था 15 मिनट का। वो उनको उनको भी ना ऐसा सिचुएशन था कि टाइम चला गया था, तो उनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो लास्ट में बहुत रिक्वेस्ट करके किसी ने बोला कि एक मॉन्क है, यूथ मॉन्क है, 2 मिनट सब कोई थोड़ा सुन लीजिए। कोई सुनने के लिए और रेडी नहीं था बिकॉज टाइम चला गया। सब बोले क्या है, इंडिया से आए हैं, क्या? और क्योंकि इंडिया से आया है, इंडिया का क्या ही वैल्यू था उस टाइम पे, ब्रिटिश पीरियड है, ठीक है, इंडिया नाम का कंट्री तो कोई जानता ही नहीं था, ऐसा हालत है। हाँ इंडिया से है, क्या ही करें, क्योंकि हम तो ब्रिटिश चमचा है। तो ऐसे हालत में विवेकानंद जी को 2 मिनट 5 मिनट का बोला था, 5 मिनट आपको, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो इतना देर से इतना लाखों लोग बोल के गया, किसी ने अमेरिकन को ब्रदर्स या सिस्टर्स नहीं बोला। लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर रिलीजन इज दीज दैट, क्रिश्चियन अपना बोल रहा है, इस्लाम अपना बोल रहा है ना, चाइनीज लोग अपना बोल रहे हैं, सब अपना अपना झंडा गाड़ रहा है। इसने एक बार भी हिंदुइज्म का झंडा नहीं गाड़ा। ऐसा नहीं बोला कि मेरा हिंदू रिलीजन सबसे बेस्ट है, ऐसा एक बार भी नहीं बोला। लेकिन इसने ऐसे बोला ना कि मैं उस रिलीजियन से बिलोंग करता हूँ, पूरा भारत का इतिहास सुनाया, हिंदुइज्म का इतिहास सुनाया, क्या क्या झेला वो बोला। हर एक चीज जब लोगों ने सुना ना, सुनते ही रह गए। वो मैं मेरा फर्स्ट टाइम चिकागो के बारे में दिमाग में तो आया। वो स्पीच मौजूद है। हाँ सर, यूट्यूब में देखोगे मिलेगा आपको। और आज भी कभी अगर अमेरिका जाने का मौका मिले, चिकागो में जो हॉल था, चिकागो में स्वामी विवेकानंद के लिए स्पेशल रेस्पेक्ट में आज भी सारा चीजें म्यूजियम में उपलब्ध है, आज भी। और अमेरिकन लोग विवेकानंद को, जो लोग एटलीस्ट ये सब चीजें जानते हैं, वो लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ विवेकानंद जी को मानते हैं। और अमेरिका में वेदांत फिलोसॉफी का बहुत सारा ये भी है, माने क्या बोलते हैं उसको, माने मॉट, वेदांत फिलोसॉफी के ऊपर तो इन्होंने काम किया था। वेदांत माने बेसिकली वेद का समरी, ठीक है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है ना वेद, वेद का समरी जो है वो वेदांत कहलाता है। और विवेकानंद जी अल्टीमेटली वेदांत पे ही बात किया था। और वेदांत तो आजकल लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, वेदांत पढ़ लेगा ना इंसान सुधर जाएगा। छोड़ो। वो सेकंड मतलब जो ये होता है फर्स्ट होता है तो हमारा इस्कॉन आता है, बाद में रामकृष्ण भाई है। हाँ इस्कॉन का थोड़ा पॉपुलैरिटी ज्यादा है, बहुत है, पॉपुलैरिटी पहले तो ज्यादा है। मैं इसको सुना नहीं था। हमारा घर के बाजू में रामकृष्ण मठ है, ये थोड़ा बहुत पता है। इस्कॉन का थोड़ा तो प्रचार ज्यादा है, प्रचार ज्यादा है, रामकृष्ण मिशन इतना प्रचार नहीं करता है। लेकिन रामकृष्ण मिशन बहुत पहले था, बहुत पहले। रामकृष्ण मिशन का एक्चुअली ये लोग रूट लेवल पे काम बहुत है। हाँ इस्कॉन का थोड़ा सा दिखावा ज्यादा है। दिखावा बड़ा बड़ा ये लेकिन ठीक है, सब अपना अपना काम करे, मार्केटिंग भी चाहिए, कुछ लोग काम करे। विवेकानंद का जो मैंने जी का जो काम है उसमें एडुकेशन और हेल्थ सेगमेंट्स में ये लोग चुपचाप काम करता है, चुपचाप, किसी को कुछ ना बोलता है ना कुछ करता है, चुपचाप। इनको डोनेशन भी बहुत मिलता है। उस टाइम पे विवेकानंद का जो ऑर्गेनाइजेशन था रामकृष्ण मिशन, इसको डोनेशन मिला था और आज भी मिलता है। जैसे आज के जमाने में बिल गेट्स एंड टेस्ला जैसा कंपनी है ना, उस जमाने में अमेरिका का एंड वर्ल्ड का रिचेस्ट जो बिजनेसमैन था उनका था डेविड रॉकफेलर। डेविड रॉकफेलर, रॉकफेलर फाउंडेशन आज भी मिलेगा आपको, ठीक है। वो रॉकफेलर एक्चुअली विवेकानंद का मेन डोनेटर बना था अपनी इच्छा से। जैसे इस्कॉन का सबसे बड़ा डोनेटर कौन है? फोर्ड। हो। इस्कॉन का जो सबसे बड़ा जो है वो फोर्ड है। और रामकृष्ण मिशन का सबसे बड़ा डोनेटर है डेविड रॉकफेलर। और रॉकफेलर उस जमाने का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, रिचेस्ट मैन ऑफ दैट टाइम। तो ऐसे ऐसे लोग इंस्पायर हुआ था, मामूली बात হ্যালো, नहीं है सर। हाँ কি হয়েছে? আরে বলছি বেরিয়ে গেলাম কেন? তোমার কি কিছু ল্যাগ হলো নেটওয়ার্কে? না তো, হট করে বেরিয়ে গেলাম। আমাকে তো দেখাচ্ছিল তুই ছিলিস।
ঠিক अच्छा আছে। देखो, ठीक है देखो। अच्छा तो चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में एक्चुअली कमोडिटी के बारे में फर्स्ट बातें हुआ था। यू विल फाइंड दिस इन ऑलमोस्ट एनी मटेरियल ऑफ द कमोडिटी मार्केट। आई वांट टू गेट स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ द टॉपिक, स्लाइसिंग डाइसिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज एंड अदर डिटेल्स अराउंड दैट। चलो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है ऑलरेडी, मैं इसको बोल दिया आप लोगों को, तो इसको और मुझे बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो चीजें दिया है मैं आप लोगों को वेबसाइट से ऑलरेडी समझा दिया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। Sir, gold is a very actively traded contract in MCX. It has ample liquidity, माने बायर सेलर का कमती नहीं है, इजीली बायर मिल जाता है, इजीली सेलर मिल जाता है। विद डेली ट्रेड्स रफली 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, आज के रेट में और भी ज्यादा है, ये थोड़ा पुराना नोट्स है, इसमें आपको मैं बोल सकता हूँ अप्रोक्स 30,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट डेली चलता है। ट्रांसलेटिंग रूपी वैल्यू 4,500 करोड़ उस टाइम का बात है, 2016-17 का नोट सही है। ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि आज के डेट में ये कम से कम 7,000-8,000 के आसपास करोड़ का वैल्यूएशन है, और भी ज्यादा होगा, कम तो बिल्कुल नहीं होगा। 7,000 करोड़ टू 8,000 करोड़ डेली रूपी वैल्यू में ट्रांजेक्शन होता है सिर्फ गोल्ड के पीछे। तो समझ में आ रहा है सर, डेली। सो दीज नंबर्स बिलोंग टू जस्ट वन टाइप ऑफ गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बिग गोल्ड बोलते हैं। ऑलरेडी मैं आपको दिखा दिया बिग गोल्ड क्या होता है, कितना आसान लग रहा है अभी पढ़ने में, ठीक है। गोल्ड कम्स इन क्वाइट ए फ्यू वेरिएंट्स दैट कैन चूज दैट, अगर आप न्यू बाई हो या फिर आपको मैं ऑलरेडी समझा कि एक बिग गोल्ड होता है, एक बिनी होता है, एक गोल्ड गिनी होता है, पेटल होता है। ये जो गिनी और पेटल होता है ना, इसमें सिर्फ फ्यूचर होता है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं। गिनी और पेटल काफी सस्ता है, किसी को अगर सोना खरीद के रखना है, गिनी या पेटल खरीद के रखो। फ्यूचर हाँ फ्यूचर में क्या, मैं समझा नहीं। मतलब गोल्ड गेमिंग और पेट्रोल फ्यूचर में होता है। क्या होता है, फ्यूचर में होता है, हाँ, ऑप्शंस नहीं होता है इसका, ठीक है। दिखा देता हूँ सर, गोल्ड देख रहे हैं सर, फ्यूचर है, इसका दाम बहुत ज्यादा नहीं होता है सर। अगर आपको गोल्ड गिनी में पैसा लगाना है तो अप्रोक्स 5,727 टका आज के डेट में चाहिए। अगर आप मानो कुछ देर पहले लेते जब दाम थोड़ा कम था, तो कम से कम 4,500 4,000 में मिल जाता। ये एक लॉट का प्राइस है, ओनली फ्यूचर में अवेलेबल है, ऑप्शंस नहीं मिलेगा इसका, दाम भी कम है। पेटल और सस्ता आएगा, ये तो गिनी है। एक्चुअली गोल्ड गिनी का नाम गिनी क्यों पड़ा वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखना, आज भी हम लोग घर में अगर पुराना गोल्ड का सिक्का होता है उसको गिनी बोलते हैं। पुराने जमाने में जो जमींदार होते थे वो लोग अपने सिंदूक के अंदर गिनी रखता था। गोल्ड का दूसरा नाम गिनी है। वाई सर, अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है गिनी, तो वहां पर से वो सोना मिलता था, इसलिए लोग सोना का नाम गिनी रख दिया। वो अफ्रीकन कंट्री के नाम से है। गिनी पिग सर उसको क्या, नहीं वो अलग है, उसका कुछ अलग चीज है, उसका रीजन मुझे नहीं पता। अफ्रीका में कुछ अफ्रीका में गिनी देश आज भी है, दिखा, ठीक है, वो मैप में चेक करोगे आज भी गिनी मिल जाएगा। गिनी है। और गोल्ड पेटल जो है वो भी आप चेक कर लो, ये देखो इसका भी दाम और सस्ता पड़ेगा आपको। देखो एक प्लॉट लेना है, कितना बता रहा है, 700 टका समथिंग। जब दाम गोल्ड का थोड़ा कम था, इसका अगर चार्ट ओपन करके दिखाते हैं मैं आपको, मैं उस टाइम पे आपको बोला था कि किसी के पास अगर कमती पैसा है तो वो गिनी पेटल में खर्चा कर लो। लास्ट वीक का क्लास पढ़ लो, उसमें भी मैं बोला था, ठीक है। गोल्ड पेटल, अगर पैसा का मैंने कोई ये नहीं बोल सकता सर हमारे पास नहीं है, ये सब फालतू बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। कमती है तो कमती में करो। गोल्ड पेटल अक्टूबर फ्यूचर देखो, इसका इंडेक्स देखो 7,366 से 7,500 कहां तक गया, 74 तक। समझ में आ रहे हैं सर, काफी कम पैसे से आप इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। मैंने 400 टका लगा के वो 600 टका हो जाएगा, 700 टका हो जाएगा। अब तुम जितना मल्टीपल करोगे उतना ज्यादा, 400 क्या, तुम 4,000 लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना है कि पैसा कमती है, सस्ता चीज भी है, लेकिन हाँ इसमें लिक्विडिटी थोड़ा इशू है। पेटल में गिनी में थोड़ा लिक्विडिटी इशू मिलता है, मैंने इजीली बायर सेलर नहीं मिलता। बट अभी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि गोल्ड में काफी ट्रेड हुआ है लास्ट एक साल में। गोल्ड को 30% इंक्रीमेंट मिला है, गोल्ड प्राइस लास्ट एक साल में 30% में बढ़ा है, ये बहुत चिंता का विषय है।
क्यों? क्योंकि गोल्ड इतना रिटर्न नहीं देता है। गोल्ड का एवरेज रिटर्न कितना रहता है जानते हो? एनुअल 9%। 8.5 से 9% गोल्ड का एवरेज रिटर्न होना चाहिए या होता है। अगर हिस्टोरिकली चेक किया जाए तो इतना ही होगा। लेकिन लास्ट 2023 से लेके 24 के बीच में गोल्ड 30% में वैल्यू बढ़ गया है। रीजन? वार सिचुएशन। ये दुनिया भर में मारपीट जो चल रहा है ना, उसके कारण। ठीक है, इसका मतलब टेंशन इज देयर, बहुत ज्यादा टेंशन है। कोई भी कभी भी किसी के साथ भिड़ सकता है। ठीक है, कोई भी कभी भी किसी के साथ भिड़ सकता है और लास्ट में वर्ल्ड वार ना हो जाए। ये टेंशन है, इसीलिए इतना ज्यादा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि ये टेंशन है तो हो ही जाएगा, बट टेंशन के कारण गोल्ड का दाम बढ़ा है। मेरा मेरा कॉन्सेप्ट ये है। अब कोई बोलेगा नहीं सर दाम बढ़ा है गोल्ड का इतना ज्यादा तो वॉर हो ही जाएगा, पूरा सबके साथ सबका वॉर हो जाएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से एक वॉर हो जाएगा। हो सकता है, हो सकता है, श्योर नहीं। लेकिन इसका कोई श्योरिटी नहीं है। सॉरी, देखो अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी चेक करना भी सिखा दिया सर कि गोल्ड को कैसे चेक करना है, प्राइस पॉइंट्स वगैरह। हेलो, प्राइस पॉइंट्स वगैरह बोला ना कि गोल्ड का लॉट साइज कितना होता है। All these variables belong to same underlying gold. I guess the best way to understand the difference is by understanding the contract specifications. जैसे आपको मैं ऑलरेडी बार बार चेक करके दिखा रहा था ना कि लॉट साइज नॉर्मली अगर बड़ा गोल्ड है तो 1 kg का होता है और उसमें पर टिक 100 टका माने पर 1 रुपया चेंज में 100 रुपया मिलता है। ठीक है, एक्सपायरी मोटा मोटी हर मंथ का 5th डे में होता है। ठीक है, वो आप लोगों को ऐसे भी जब ट्रेड करोगे उस टाइम पे आपको दिखा देगा। और डिलीवरी लॉजिक क्या है? कंपलसरी है, माने अगर आप एंड डेट तक होल्ड करोगे ना तो आपको कंपलसरी डिलीवरी करना पड़ेगा। माने आप लोग कभी भी एंड डेट तक, जो एक्सपायरी डेट है, कभी भी कमोडिटी को एक्सपायरी डेट तक होल्ड मत करना, क्योंकि तब ये एक ऑब्लिगेशन आ सकता है कि जितना गोल्ड आप खरीदे हैं उतना गोल्ड के लिए पैसा लेके आपको जाना पड़ेगा। अगर गेन किया है तो उतना पैसा का गोल्ड किसी को बेचना पड़ेगा और उसके बदले में पैसा लेके आना पड़ेगा। उसके लिए डिलीवरी पॉइंट्स होते हैं, ये MCX का ही होता है, वहां पर जाके फिजिकल गोल्ड में डिलीवरी करना पड़ता है, फिजिकल सेटलमेंट। आप लोग इस चक्कर में कभी ना पड़े। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप लोग काफी बड़े हो जाओगे और काफी पैसा वाला हो जाओगे, नॉर्मली ये सब ट्रेडिंग कौन करता है, किसके लिए ये सब चीजें हैं? ये सब ट्रेडिंग एक्चुअली उनके लिए, कौन किसके लिए कमोडिटी मार्केट बना, किसके लिए ये कमोडिटी मार्केट बना है? जैसे गोल्ड अगर एक कमोडिटी है तो ये गोल्ड का ट्रेडिंग इसलिए होना चालू हुआ है, ऐसा नहीं कि हम लोग को ट्रेडिंग करने के लिए चालू किया गया है, नहीं। दीज आर नॉट फॉर अस, दीज आर फॉर गोल्ड बिजनेसमैन, जो गोल्ड में ट्रेडिंग करता है, बिजनेस करता है, जिनका गोल्ड का ज्वेलरीज का बिजनेस है, जो गोल्ड फॉरेन से मंगवाते हैं, इंडिया में बेचते हैं, या फिर जो लोग गोल्ड का ज्वेलरी बनाते हैं, इंडिया के अंदर बेचते हैं या फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, ये उनके लिए बनाया गया है। ताकि वो एक फिक्स अमाउंट में अपना ये जो है यो बेसिकली हेज कर पाए, हेज कर पाए। हाँ, माने क्या होता है कि अगर मानो आप इंटरनेशनल मार्केट में सोना खरीद के ले रहे, माने इंडिया में ले रहे हो, और आप जब खरीद रहे हो उस टाइम पे मानो सोना का दाम है 77,000 टका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब आप जब बाई कर रहे हो तब दाम 77,000 है, लेकिन ये जिस टाइम पे आपके पास आएगा, माने डील कंप्लीट होके जब आपके पास आएगा, आपको खबर मिलता है कि दाम सेटल, माने नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जिस दिन डिलीवरी होगा उस दिन के डेट पे ही दाम डिसाइड होगा। तो वो लोग भेज दिया, लेकिन आने में कंसाइनमेंट 1 महीना टाइम लगेगा या 10 दिन टाइम लगेगा। तो 10 दिन में गोल्ड का रेट चेंज हो सकता है, कितना चेंज हो सकता है वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। 7 दिन में क्या हुआ है अभी तो दिखाया। 7 दिन में 75,000 का गोल्ड 5 दिन में 77,800 नहीं हुआ। हाँ। तो जो बाहर से मंगवा रहा है गोल्ड, जो गोल्ड हमारे देश में इतना नहीं है, ठीक है, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में है सब। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कभी अमेरिका के पास है, कुछ रशिया के पास काफी है, चाइना के पास है। तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का ट्रेडिंग होता है, जिसका पैसा होता है और जहां पर गोल्ड का माइंस है वहां वहां से जो उसका दाम बनता है उसके ऊपर बेस करके आपको गोल्ड खरीद कर लेके आना पड़ता है।
तो आप जब गोल्ड खरीद के लेके आ रहे हो तब दाम में 77,000 टका, लेकिन दाम जिस दिन आएगा उस दिन दाम बढ़ गया, सॉरी इसको 75 करो, और जिस दिन पहुंचा आपके पास उस दिन दाम हो गया 77,800 टका। तो ये जो 2800 टका का दाम चेंज हुआ है, ये 2800 टका तो आपका लॉस हो जाएगा। लॉस तो नहीं हो जाएगा, माने लॉस माने आपका सोचा था कि दाम कम है तो ले लेते हैं, लेकिन आते आते तो दाम बढ़ गया। तो इस लॉस को कवर कैसे करोगे? मैंने आप जिस दिन बाई ऑर्डर दिए उस दिन आपका दाम 75,000 है, लेकिन जिसका दुकान है या जिसके पास से आप खरीद रहे हो लॉट में, वो आपको बोला कि डिलीवरी डेट पे जो दाम रहेगा उसी में सेटलमेंट होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको सही लगे तो करो, नहीं तो मत करो। तो आपको लगता है कि नहीं नहीं 5 दिन में दाम कम होगा, इसलिए आप डिलीवरी डेट पे ही एग्री हो गए। बात को समझे? आज मानो 19 तारीख है, ठीक है, आप आज ऑर्डर दे रहे हो और आज मानो मार्केट में गोल्ड का रेट है 75,000। आप जिनसे इंपोर्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये जब आपके पास पहुंचेगा, से फॉर एग्जांपल 25 तारीख को पहुंचेगा, आपको फीलिंग आ रहा है कि ये 75,000 का गोल्ड जिस दिन मार्केट में मेरे पास पहुंचेगा उस दिन ये 74,000 में आ जाएगा। तो अगर 75 का चीज 74 में आ जाएगा तो आपको फायदा। लेकिन जो आपको बेच रहे हैं उनको लग रहा है कि नहीं नहीं डिलीवरी जाते जाते गोल्ड का दाम बढ़ेगा। अब ये इस खेल में किसका एनालिसिस सही निकलेगा, ये तो तजुर्बा और एनालिसिस बोलेगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग का जन्म कैसे होता है? ये जो मार्केट है, इस मार्केट में अगर आपको पता चलता है 1-2 दिन में कि खेल तो कुछ उल्टा होने वाला है, तब आप एक काम करो ना, जितना अमाउंट का गोल्ड आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड किए हो ओरिजिनल में, आप थोड़ा हेजिंग कर लो। आप कौन हो? आप गोल्ड का ट्रेडर हो। आपको खबर मिल गया है कि गोल्ड का रेट 75,000 से 74,000 नहीं, 75,000 से 77,000 होने वाला है। तो आप एक काम करो ना, कॉल ऑप्शंस बाय कर लो या फिर फ्यूचर बाय कर लो। तो जितना अमाउंट का लॉस खाओगे ओरिजिनल में, उतना अमाउंट का लॉस इधर कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पर्पस है ट्रेडिंग का, इसलिए ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलता है, हमारे आपके लिए नहीं चलता है। हम लोग तो बस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। बात समझ में आया? ये हर किसी के लिए है। गोल्ड के केस में गोल्ड की तरह, सिल्वर के केस में सिल्वर की तरह, कॉपर के केस में कॉपर की तरह, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम की तरह, क्रूड ऑयल के केस में क्रूड ऑयल की तरह, नेचुरल गैस के केस में नेचुरल गैस की तरह, सब जगह में खेल ही है। बात समझ में आ रहा है सर? ये बात जितना जल्दी समझोगे और जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा खेल को समझ पाओगे। हम लोग तो बस इस मार्केट में चुनो पुटी हैं सर, छोटा मोटा बंदा। हम लोग बस इनके बीच में आके उनका एनालिसिस के बेसिस में हम लोग अपना एनालिसिस लगा लेते हैं, और पहले छोटा छोटा करते करते हम लोग भी बड़े बन जाते हैं। ऐसा बात नहीं है। तुम कमोडिटी में तुम सोचो ना, जिस तरह से मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस था, अगर किसी ने भी ठीक ठाक से बात को माना होता और थोड़ा रिस्क ले लिया होता, तो आज वो 2.5 लाख नहीं कमा लेता। नहीं कमा लेता क्या? 2.5 नहीं तो 23,000 तो कमा ही लेता। अगर मानो कि कोई थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ 2.5 लाख कमाता, और ऐसा अगर वो साल में 2-4 बार कर लेगा, तो उसके पास अच्छा खासा कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, उसके पास अच्छा खासा कैपिटल आ जाएगा, और ऐसे 2-4 साल करके वो करोड़पति भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी, स्किल्स एंड रिस्क टेकिंग पावर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके बाद आप भी फुल टाइम गोल्ड मार्केट में चालू हो जाओ, गोल्ड का ट्रेडर बन जाओ, ओरिजिनल गोल्ड का ट्रेडर बन जाओ, फिजिकल सेटलमेंट करो, लाइसेंस होल्डर बन जाओ गोल्ड का। कर सकते हो, मैं बस बता रहा हूँ आपको करने के लिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ चलो जाओ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इट्स पॉसिबल, मार्केट खुला है और मौका तो दे रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना सर? कोई बोलेगा सर कहना आसान है करना आसान नहीं है। सर कौन सा चीज ऐसा है जो कहना आसान है करना आसान नहीं है? दुनिया में हर चीज कहना आसान है, लेकिन सर कहना आसान माने अंधावड़ी कुछ कहना अलग चीज है। विथ लॉजिक, कैलकुलेशंस एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ कहना दूसरा चीज है।
कि हाँ के कारण हाँ क्यों है, ना के कारण ना क्यों है, ये कहना इतना आसान नहीं है। इसके लिए भाई बहुत बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके आप किसी चीज पे इतना भरोसा करके बात कर सकते हो, है ना। आज जो मैं टीचर बना, आप लोगों को बोलता हूँ बोल के ना आप लोग क्लास करते हो, और होता है बोल के ना आप लोग क्लास करते हो। अगर आपको सुन हर दिन अगर आप मैं जो बोलता, आप लोग रोज देखते कि भाई जो बोल रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको कभी भरोसा आता क्या? 2-4 दिन में भरोसा उठ जाता। बात तो ऐसा ही है ना फिर। अच्छा, अच्छा नॉर्मली हम लोग जो मार्केट में गोल्ड का रेट देखते हैं वो किस पे देखते हैं? 10 ग्राम गोल्ड का देखते हैं। 1 कैरेट जो होता है वो 10 ग्राम गोल्ड का होता है, ठीक है। ये थोड़ा पुराना डेटा है, देखो 2016 का, तब दाम चल रहा था 31,000 10 ग्राम सोना का दाम। अभी दाम कितना चल रहा है 10 ग्राम का? 77,000। अगर आपको स्पॉट रेट जानना है वो भी एमसीएक्स के साइड में आपको दिखा देगा। आप लोग अगर गूगल इसमें करोगे ना तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड स्पॉट प्राइस। यहाँ पर जाओ, कमोडिटी में क्लिक करो, यहाँ पर गोल्ड चूज करो और यहाँ पर लोकेशन चूज कर लो। गोल्ड में अहमदाबाद मार्केट चूज किया जाता है। अहमदाबाद चूज करो, शो करो, देखो अहमदाबाद मार्केट में गोल्ड का, ये एमसीएक्स वाले अहमदाबाद करते हैं, लेकिन हमारे देश में दिल्ली, कोलकाता बहुत जगह में फिजिकल सेटलमेंट होता है, बट एमसीएक्स अहमदाबाद वाला मार्केट को चूज करता है। एक मार्केट चूज करना पड़ता है कि किस मार्केट के रेट में आप सेटल करना चाहते हो। तो ये मतलब जो हम लोग सेटल करना चाहते हैं, चलिए जैसे जो जो बेच रहा है, ठीक है, उसके साथ मतलब हमारा एक डील हो गया कि अब वो अब मेरे को इतना नहीं देगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मैं तो नहीं दे सकता। मैं समझाने वाला मैं बोल। जैसे जैसे कि ये जो सेटलमेंट हमको जो बाई सेलिंग हो रहा है, तो उसने जैसे 75,000 में जो हो रहा है तो लिए, तो 75,000 से तो वो मेरे से ज्यादा नहीं ले सकते ना, 75,000 में लेगा, जब हमको सेटल करना रहेगा, हाँ मैंने तो बेचना रहेगा। हाँ। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, देखो हम लोग यहाँ पर अब मैंने एक्सचेंज के थ्रू से जब हम लोग 75,000 में फ्यूचर बाई कर रहे हैं, तो 75,000 का फ्यूचर बाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि दाम बढ़ेगा इसलिए बाई कर, इसलिए बाई कर। ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ देर पहले जो ओरिजिनल गोल्ड का जो ट्रेडर है, मानो कि अहमदाबाद का जो ट्रेडर लोग है, ये अहमदाबाद मार्केट गोल्ड के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो अहमदाबाद मार्केट में जो गोल्ड ट्रेडर है वो लोग गोल्ड का क्या रेट उनको मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट पे, वो रेट यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहा है। ठीक है। तो अगर किसी को मानो 1 हफ्ता पहले जब मार्केट 75,000 में चल रहा था और उस टाइम पे वो लोग मानो मार्केट से बाई कर लिया था 75,000 में, लेकिन 75,000 में वो लोग ऑर्डर किया था और उनको लगा था कि दाम गिरेगा, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं ना कि दाम गिरेगा, दाम गिरेगा, लेकिन उल्टा हो गया। और ये 1-2 दिन में उनको समझ में आ गया कि गोल्ड सोना का दाम बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, 75,000 में तो ऑलरेडी डील उसका पूरा नहीं हुआ था, तो जिस दिन उसका डिलीवरी का डेट आया उस दिन पता चल रहा कि 77 चल रहा है। तो जब पता चल गया कि मार्केट बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, कॉल ऑप्शन खरीद लेगा, लाखों हजार करोड़ जो भी इसका अमाउंट है, नॉर्मली लाख करोड़ होता है हम लोगों का, तो वो जो करोड़ों अमाउंट में वो खरीद लेगा। अब इसका सेटलमेंट वो बाद में करेगा, जब उसका एक्सपायरी डेट आएगा, उस एक्सपायरी डेट में जितना वैल्यूएशन उसका गोल्ड होगा 77,000 इंटू 10 ग्राम, अब जितना ग्राम का सोना होगा, 10 ग्राम 1 लॉट का दाम है, ठीक है। अब जितना ग्राम का सोना होगा, जितना टोटल साइज होगा, उतना सोना दो और बदले में पैसा लो। अब लॉस होगा तो लॉस, लाभ हुआ तो लाभ। अच्छा। समझ, सिंपल बात है, इसमें और क्या दिमाग लगाना। ऑलवेज देयर इज अ बायर एंड सेलर, ये दाम ऑलवेज बाई सेल करके ही तो सेटल होता है। बात समझ में आ रहा है? अब जब तुम इंटरनेशनल, क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो इंटरनेशनल मार्केट से ऑल ओवर दी वर्ल्ड गोल्ड का क्या डिमांड सप्लाई का फ्लो चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से सोना सिर्फ हम लोग नहीं खरीदते हैं, हमसे ज्यादा सोना यूएस खरीदते हैं, हमसे ज्यादा सोना चाइना खरीदते हैं, हमसे ज्यादा सोना यूरोपियन वर्ल्ड खरीदते हैं, रास्ता खरीदना है। हाँ वही तो बोला, रशिया खरीदते हैं। तो सभी कोई तो मार्केट से सोना खरीद रहा है, तो जब सबको ही सोना खरीदना लगेगा तो सोना का दाम बढ़ जाएगा, और वही रेट इंडिया के रेट में भी आ जाएगा। साथ में इंडिया का अपना डोमेस्टिक रीजन होगा, जैसे फेस्टिव के टाइम पे थोड़ा दाम बढ़ जाना, शादी ब्याह के टाइम पे दाम थोड़ा बढ़ जाना, वो डोमेस्टिक रीजन है। पर डोमेस्टिक रीजन में दाम 500 1000 बढ़ेगा या 500 700 बढ़ेगा,
ठीक है। लेकिन मेन दाम जो है वो डोमेस्टिक रीजन पे नहीं बढ़ता है या घटता नहीं है, वो इंटरनेशनल रीजन से बढ़ता घटता है। जैसे आपको मैं अभी दिखा रहा था, पुराना ये नोट जो है, पुराना नोट से थोड़ा, जिस टाइम ये नोट लिखा जा रहा था उस टाइम पे सोना का दाम 31,000 था। 2016, 8 साल में सोना का दाम कितना हो गया अभी अभी के हिसाब से? 8 साल में मतलब अगर 8 साल पहले आप अगर सोना खरीद के रखते हैं, आज आपका वो 30,000 का सोना आज के डेट में 77,000 का है। सिंपल बात है इसका। मजा का बात है इस 8 साल में जो ग्रोथ है, ये 8 साल का ग्रोथ में लास्ट 1 साल में ही ये सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। नहीं तो इवन तुम इसी साल के कुछ दिन पहले भी देखो तो गोल्ड का दाम चल रहा था 62,000। 62,000 से 77,000 में गया है। ये होने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये हार्डली 2 महीने में हुआ है, 2-3 महीने में। और सिर्फ एक क्वेश्चन था मेरा सर, गोल्ड जैसे कि कौन सी कंडीशन में सबसे ज्यादा बाई करते हैं? जैसे ये तो एक है वार कंडीशन, और जो हमारा जो इंडियन जो वो तो बोला मैं, ज्वेलरी शादी ब्याह में खरीदते हैं, फेस्टिव में खरीदते हैं, और क्या रीजन? फेस्टिव एंड ज्वेलरी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, शादी शादी ब्याह, मैरिज फंक्शन, यही 2 रीजन है हमारे देश में ज्वेलरी खरीदने का। और तुम एक चीज ख्याल करके देखना, हमारे देश में जो फेस्टिव चालू होता है इसके पीछे आपको भारत का कुछ कल्चर को जानना चाहिए। जैसे भारत के कल्चर में अगर आप कुछ चीजें देखोगे, शुभ काम कब करना चाहिए इसके बारे में हमारे फैमिली में बातचीत होता है। जैसे बोला जाता है कि महालया के बाद ही सारे शुभ काम अच्छे होते हैं। और इसमें कुछ भारत में कुछ हिस्से में ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि महालया से पहले एक सिचुएशंस आते हैं, उसको ना देवशयन एकादशी बोलते हैं, कि देवता सो जाते हैं और कम से कम 1-1.5 महीने के लिए, मैंने एक्चुअली भगवान सो जाते हैं, मैंने कृष्ण भगवान सो जाते हैं और उसमें कम से कम 1-1.5 महीना कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। और उसके बाद सीधा पितृपक्ष आते हैं। हाँ, पितृपक्ष माने पितरपक्ष जो है, और वो महालया के दिन वो कंप्लीट होता है। और महालया में पितृ को पूजा करके उनको भोग लगा के महालया स्टार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद से मातृपक्ष चालू होते हैं, और इसके बाद से सारे अच्छे काम चालू हो जाते हैं। और मजा का बात है सर, आप कोई बोलेगा सर ये सब रिचुअल्स बेकार है, सर जिनको लगता है बेकार है वो भाड़ में जाए लेकिन जो समाज के अंदर जो कल्चर ठूस ठूस के भरा हुआ है, अगर आपको लॉजिक पता ना भी हो, आप इग्नोर करो लॉजिक को, उसमें भी साइंटिफिक भी है बहुत। पूरा नियम है उसका, हर चीज का साइंटिफिक नियम है। लेकिन किसी किसी का ना कीड़ा है, कुछ कम्युनिस्ट माइंड सेटअप वाले लोग होते हैं जो लोग मानना नहीं चाहते। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा कम्युनिस्ट लोगों को तो मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, सिंपल बात है। तुम लोग अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ आवाज है आप लोगों के अंदर, वो भी विदेशी आवाज। जिस थाली में खाते हो, जिस थाली का उगाते हो, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। एक क्या फालतू फॉरेन आइडियोलॉजी को लेके जबरदस्ती देश को बर्बाद करने में नॉलेज नहीं है। और बात करोगे ना, मैं देखा हूँ कम्युनिस्ट माइंड मेंटेलिटी के लोगों को, उनसे 2 मिनट बात करोगे कोई लॉजिक नहीं है, फिर चिल्लाना चालू करते हैं। जो नॉलेजेबल लोग है ना वो शांत रहना पसंद करते हैं, चिल्लाते नहीं, ठीक है, चिल्लाते नहीं। नॉलेजेबल लोग चिल्लाएगा नहीं सर, रेडिकल लोग चिल्लाएगा, जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है, जिनके पास कोई मैंने सेंस नहीं है, वो चिल्लाता है। तुमको समझ में आ जाएगा, मूर्ख। उनको जबरदस्ती ब्रेन वॉश करके कुछ कुछ बोला गया है, वो उसी को चबाता रहता है। चलो छोड़ो, आई एम नॉट एनी काइंड, किसी के अगेंस्ट में नहीं होता हूं मैं, बट क्योंकि जब मैं आपको रिचुअल्स का बात किया, ये रिचुअल्स के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा बात करते कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के लोग, ठीक है, इसीलिए मैं बोल दिया सर। ठीक है, अब चलो हो सकता है कि किसी का माइंड सेटअप फैमिली वजह से आ जाता है, ये नहीं नहीं कोई टोटली फॉलो कम्युनिज्म, फॉलो करो, कोई इशू नहीं है। ऐसे कम्युनिज्म बहुत अच्छा चीज है, लेकिन उसका सही मतलब पता होना चाहिए। कम्युनिज्म का मतलब होता है समानता, ठीक है, तो समानता का मतलब को अगर कोई समझ पाए ना, तो वो हमारे देश में बहुत ज्यादा है बाकी देशों से। लेकिन क्या है ना, हम लोग अपने आप को बर्बाद किए हैं समय के साथ साथ। चलो मैं उस बारे में नहीं बात करूंगा। नाउ पॉइंट इज दैट, मैं क्यों यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देसी चीजों को नहीं जानोगे तो देश के अंदर गोल्ड का दाम कब बढ़ता है, गोल्ड का दाम कब गिरता है, आपको पता नहीं चलेगा, और आपको टाइमिंग मिस हो जाएगा। जैसे आपको मैं क्या बोला, महालय के बाद से पूजा चालू हो जाते हैं सारे के सारे। इसके बाद आप देखना नवंबर के एंड से
सारे शादी के सारे डेट निकलता है। आप ब्राह्मण को घर पे बुलाओगे, शादी का डेट निकालने बोले, ठीक है, तो ब्राह्मण बैठे बैठे इस टाइम का, दिसंबर में तुम देखना सबका शादी दिसंबर में, ठीक है, जनवरी में, ठीक है, एक शादी का, एक फरवरी मार्च तक शादी चलता है, अप्रैल में भी एक शादी का टाइम आता है, फिर आषाढ़ तक होता है बंगाली का इसके हिसाब से, फिर शादी कम बंद हो जाता है। इस तरह का एक तुमको देखने को मिलेगा। ऐसे मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट आजकल मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ भाई, नहीं जानना जरूरी है। मैं कभी कभी घर पे माँ से बात करता हूँ, ये बंगाली का कौन सा मंथ चल रहा है, ये शादी का सीजन कब आएगा। माँ बोलते तेरे को क्या रे मैं बोलते तुम बताओ ना। क्यों? क्योंकि मुझे ना हमारे देश का साइकोलॉजी समझना है, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। बंगाली कैलेंडर तुम मुझे पूछोगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, नहीं बोल पाऊंगा। तुमको हिंदी कैलेंडर बोलेंगे तुम बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। लेकिन पता करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि लोगों का जो रिचुअल्स है ना उसी से सारा चीज कनेक्टेड है, एटलीस्ट डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से, मैंने देसी इंडियन पर्सपेक्टिव से। जानो सर, जानो, पूर्णिमा जानो, शयन एकादशी जानो, सब जानो, जितना ये सब जानोगे तुमको पता लगेगा, अच्छा इस टाइम पे इसका मतलब मार्केट इसका ढीला रहेगा, कोई कुछ नहीं खरीदेगा इस टाइम पे, नियम है, और लोग ये सब चीजें नियम फॉलो फॉलो करता है। सर थोड़ा कहानी के ऊपर भी सर बात किया करिए, जैसे ये सब जो है, ये सब जैसा भी बोले, इसके ऊपर भी सर थोड़ा बात करेगा सर ये सब देखो, ये जैसे थोड़ा इल्यूमिनाटी के ऊपर ये सब भी करता तो हूँ ना, मैं समझ गया तुमको इंटरेस्ट लग गया, लेकिन क्या है ना, ये सब बात ज्यादा करने से लोग पागल बोलेगा, पागल आ गया ठीक है, इसलिए थोड़ा इग्नोर करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बेबाक स्टाइल में बात करता हूँ। मेरा पढ़ाने के टाइम पे आप लोग जानते हो, मैं इतना किसी का इस तरह से नहीं है कि मुझे इतना ही बोलना चाहिए, और मैं स्क्रिप्टेड तो कभी नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये लिख के लाया आज इतना बोलूंगा हो जाएगा, ऐसा तो मैं कभी नहीं करता। इसलिए मैं जिस दिन जैसा मेरा दिमाग काम करता है पढ़ाते पढ़ाते, मैं वैसे चलता हूँ। कभी कभी मैं खुद भी समझता हूँ कि आज बहुत बेकार पढ़ाया, ठीक है, वो मेरे को समझ में आ जाता है, लेकिन क्या करे, इंसान हो सर, होता रहता है। इधर आप एक चीज देखो कि गोल्ड का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट चीजें दिया है, जैसे मैं आपको चेक करके दिखा रहा था, वही चीज यहाँ पर भी दिया है फोटो वगैरह करके। सो ये सब चीज, और मैं क्या दिखाऊं, ये तो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता रहता हूँ। और देखो हर मंथ के एंड पे इसका एक्सपायरी है, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, एवरी मंथ का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए? जितना दूर का सोच पा रहे हो उतना दूर का कॉन्ट्रैक्ट लो। अगर आप बहुत दूर में देख पा रहे हो कि गोल्ड बहुत दूर जाएगा, ठीक है, जैसे अगर किसी ने जून जुलाई में देख लिया था कि गोल्ड अक्टूबर में बहुत दूर जाएगा, तो जून में ही वो अक्टूबर का फ्यूचर लेके बैठा था। ये तो कितना दूर का तुम्हारा नॉलेज है उसके ऊपर। इसीलिए तो मैं बोल रहा था ना कि इफ यू हैव ए आइडिया अबाउट इंडियन रिचुअल्स, इंडियन कल्चर्स, देन ओनली यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ डिसीजंस। अच्छा चलो, रिचुअल्स में बात की, कोई लोग बोल सकता है कि भाई रिचुअल्स हमें समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, आप कम से कम वेदर तो समझ सकते हो। अब वेदर के बेसिस में भी बहुत कुछ काम करता है। जब आपको एग्री कमोडिटी समझाऊंगा तब उसमें वेदर काम आएगा। अच्छा, बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे इसमें, बैरोमीटर तो जो वेदर सेंटीमेंट बताते हैं, लेट करके बता रहा था। हाँ होता है ना, बहुत कुछ होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप लोग मेरा स्टॉक मार्केट का क्लास सुनोगे गर्मी के टाइम पे, लाइक अप्रैल मई के आसपास, मैं तुमको रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। तो उस टाइम पे मैं क्लास में बोला कि क्या बोलते हैं, एसी का जितना भी कंपनीज है इंडिया में, जैसे कि वोल्टास एंड ब्लू स्टार, ठीक है, ये दोनों इंडियन ब्रांड है प्रॉपरली। तो वोल्टास एंड ब्लू स्टार का शेयर देख लो, और एकमात्र इंडियन बड़ा ब्रांड है जो ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कूलर बनाते हैं, कूलर। एसी का एक सब्स्टिट्यूट है ना, सस्ता में मिलता है कूलर, तो उसमें है सिम्फोनी, ठीक है। तो सिम्फोनी, ब्लू स्टार और क्या बोलते हैं, वोल्ट, ब्लू स्टार, ये तीनों शेयर के बारे में मैं क्लास में बात किया, ठीक है। और मजा का बात है, अप्रैल में बात किया, और मई जून पढ़ते पढ़ते इस बार गर्मी बहुत पड़ा था, सबको पता है। तो इतना ज्यादा शेयर में ग्रोथ हुआ है, मैं तुमको क्या बताऊं, तुम चेक कर लेना। ठीक, मैं अप्रैल में बात किया, और मई जून जुलाई आते आते तुम शेयर पकड़ नहीं पाओगे। तो इसमें खेल क्या था, वेदर कंडीशन था। तो बस ये सब छोटा छोटा चीज पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर ठंड आएगा तो फिर हाँ, जैसे अभी ठंड पड़ने वाला है, ये को मतलब हीटर रो मीटर्स कंपनीज जो भी बनाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये सब चीजों पे ध्यान रखो। शादी का सीजन आने वाला है, तो फैशन कंपनीज,
ठीक है, मान्यवर टाइप का जो भी शादी वाला चीजें बनाते हैं, इनका शेयर में ग्रोथ देखने को मिलता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत काम का चीज है सर। तो हर चीज पे जितना ध्यान, हमेशा एकदम कंसंट्रेशन, क्या हो रहा है, कहाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है, जितना जानोगे कम पड़ जाए। मेरे बारे में मैंने कोई बोल रहा था जब ट्रेडिंग करेंगे उसको बहुत ये करना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट माइंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई बोल रहा था मेरे को। हाँ, वो तो होना चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत होना चाहिए। ट्रेडिंग में कोई ऐसे कोई फीचर टाइप चीज नहीं है कि बस हाँ हुआ हो गया, कर लिया, 2 महीना कर लिया, बहुत कर लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज तो मेरा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में ये सब जो भी लिखा है ना, ये सारा चीज मैंने आपको बोल दिया एक्चुअली। ये जो भी बातें मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वही सब चीजें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। पर टिक में क्या होता है, 10 टका का होता है कि कितने का होता है, वही कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड मिनी में होता है, गोल्ड गिनी में होता है, पेटल में होता है, यही सब चीजें यहाँ पर बोला है। गोल्ड मिनी जो है 100 ग्राम का होता है, गिनी जो है 8 ग्राम का होता है, पेटल जो है 8 ग्राम का होता है। ये सब चीजें यहाँ पर बता रहा है। लेकिन मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में ये चीज बताना है कि सर आखिर गोल्ड में ट्रेड करना क्यों है। ठीक है, तो उसके लिए ना मुझे आपको गोल्ड का वैल्यू क्रिएशन के बारे में बात करना है। कैसे कि ये गोल्ड का वैल्यू कहाँ से आया, इसका हिस्टोरिकल क्या मैटर है, गोल्ड के साथ डॉलर का या रूपी का या इंटरेस्ट रेट का क्या लेना देना है। ठीक है, जैसे आपको मैं आज एनालिसिस दिया कि अमेरिकन इंटरेस्ट रेट कट और हो सकता है। इवन इंटरेस्ट रेट कट होने के कारण ही इस बार गोल्ड इतना ज्यादा इंक्रीज भी हुआ है। यानी गोल्ड का इस बार इंक्रीज होने के पीछे 2-3 वजह हुआ है। एक तो अमेरिकन रेट कट, वार सिचुएशन, सब चीज जब एक साथ हो जाता है ना, तो चीजें ऐसा बदलते हैं। तो ये सब बात मैं आपको जो ऑलरेडी सुनाता रहता हूँ ऐसे ही, और आपको ऑर्गेनाइज करके भी बताऊंगा कि गोल्ड कहाँ से आया, कैसे आया, कौन फिक्स करता है, एंशिएंट टाइम से कैसे चीजें चीजें आया, मैं सारा इसका इतिहास भूगोल सब बताऊंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, इन द मीन टाइम आप लोग कॉमोडिटी मार्केट का जो चीजें आपको फिलहाल धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप घर पे गोल्ड को ट्रैक करते रहो। ठीक है, कि कितना जा रहा है, कितना आ रहा है। इस बार जो ट्रेडिंग अगर गोल्ड में करना है, थोड़ा करेक्शन में करे, क्योंकि थोड़ा हाई में चला गया है। सिल्वर में भी थोड़ा करेक्शन में कर सकते हो, लेकिन इस बार मैं एकदम फार्म बाई के लिए रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा हाई चला गया है। लेकिन लास्ट बार मैंने जो बोला था लास्ट वीक, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मैं उस दिन। फिर से कुछ बीच में कुछ कॉन्फिडेंस रीजन आएगा तो बोलूंगा सर। ठीक है, फिलहाल देखो, चीजें देखते रहो कि कैसे काम कर रहा है, कब गिरा कब उठा। ठीक है, कमोडिटी मार्केट अपना जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, अगर नहीं है तो मुझे बोलो, मैं आप लोग को कोई ना कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर दूंगा। और उसमें जाके जो भी चीजें बता रहा हूँ उसको लिखो। ठीक है, लिख के ट्रैक करते रहो। समझ में आया सर? तो आज इतना ही है सर। ठीक है, चलो सर। ওকে দাদা, গুড নাইট। বলছি ওকে যে স্যার, ঠিক। কোশ্চেন পেলে দাদা বাই দিও। স্যার। আচ্ছা, যদি আমার রেডি হয় বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুই একবার কল করবি কাল পরশু বলছি। আমি কালকে একবার কল করবো, কারণ এক্সামটা দিতেই হবে, বুঝলে তো, নইলে